हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस को शुरू से अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी कंपाइल किया हूँ, उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी P/Q है तो टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा एंड P/Q लास्ट में सोल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देखो, अगर बात करें यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस में टोटल 13 टॉपिक में मैं डिवाइड किया पूरे इस यूनिट को। तो यूनिट 4 को 13 टॉपिक में हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, दोनों टॉपिक में 4 पॉइंट आसपास घूमेगा। स्कोप ऑफ फाइनेंस में 4 पॉइंट आसपास घूमता है: मैनेजमेंट, डिसीजन, एनालाइज एंड प्लानिंग। एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी 4 टॉपिक आसपास घूमेगा। फर्स्ट इक्विटी फाइनेंस, सेकंड डेट फाइनेंस, थर्ड इंटरनल फाइनेंस एंड फोर्थ एक्सटर्नल फाइनेंस। तो सभी 8 टॉपिक को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं एंड लास्ट में P/Q को देखेंगे। अगर स्कोप ऑफ फाइनेंस की बात किया जाए तो स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा डिसीजन, एनालाइजिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट। फर्स्ट डिसीजन की बात करें तो डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये 3 प्रकार के कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं। तो 1 बाय 1 डिसीजन को कंप्लीट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात किया जाए तो एक लाइन में बोलो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये होता है कि कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट में, एसेट में, सोर्स को इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उससे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर नहीं आएगा तो सोचना पड़ेगा इन्वेस्ट करें या ना करें। उसी प्रकार फाइनेंसिंग डिसीजन में ये होता है कि कंपनी जो कि इक्विटी सोर्स है या डेट सोर्स है, क्या इसका डिसीजन लिया जाए, कितना इक्विटी इशू किया जाए या फिर डेट से हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को इकट्ठा करें। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में इक्विटी से कैश लें या फिर डेट से कैश लें, तो इसके बारे में फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा जाता है। एंड डिविडेंड डिसीजन में ये होता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, रिजर्व है, इस रिजर्व को क्या इन्वेस्ट कर दे या फिर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड। तो इसके लिए डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड डिसीजन में कि जो भी रिजर्व सरप्लस है उसको इन्वेस्ट किया जाए या फिर डिविडेंड बांट दिया जाए। ठीक है, तो चलो इसको अब टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इवेल्युएट करेंगे, यानी कि जो भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है उस रिसोर्स का एलोकेशन इफ़िशेंटली होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी मन किया कि 10,000 करोड़ का एक प्लांट खरीदना है, खरीद लिया, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो भी कंपनी के अंदर रिसोर्स है उस रिसोर्स का इफ़िशेंटली यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि वह रिसोर्स कंपनी का अल्टीमेटली शेयर होल्डर का होता है, डिवेंचर होल्डर का होता है और भी क्रेडिटर का होता है। तो वो फाइनेंस का यूज इफ़िशेंटली होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही देखा जाएगा कि जो रिसोर्स है कंपनी के अंदर उसका एलोकेशन उस प्रोजेक्ट को पोटेंशियल प्रोजेक्ट में करें और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज होना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। बात करते हैं सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में डिटरमाइन करते हैं कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि जो भी हम
सोर्स ऑफ फंड इकट्ठा करेंगे, क्या इक्विटी से लें या फिर डेट से लें या फिर दोनों का मिक्स करके लें, तो इसी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस में ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा। देन अगर फाइनेंसिंग डिसीजन की बात किया जाए तो इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन ऑन सोर्स ऑफ फंड एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी हम सोर्स ऑफ फंड इकट्ठा करते हैं जिस भी सोर्स से, आइदर इक्विटी से और डेट से, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है। इट मीन्स अगर डेट से कंपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करती है तो ऑनरशिप यहाँ डाइल्यूट होगा। अगर डिविडेंड इशू करती है या फिर डेट इशू करती है तो इस केस में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सभी कॉस्ट हुआ, तो कॉस्ट को भी देखना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा, डिसाइडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बैलेंसिंग बिटवीन रिटेन अर्निंग फॉर द ग्रोथ एंड पेइंग डिविडेंड टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर। यह क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का क्या कंपनी के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर उस प्रॉफिट को, उस रिटेन अर्निंग को कंपनी के ग्रोथ में लगाएं, यानी कि इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड पे करें या ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की ओर। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि कंपनी के अंदर कितना लिक्विडिटी होना चाहिए एंड रिस्क जो है उस रिस्क को पोटेंशियल आइडेंटिफाई करेंगे एंड मिटिगेट करेंगे, यानी कि रिस्क को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, होने वाला रिस्क एनालाइज करेंगे और उस रिस्क को किस तरीके से ख़त्म किया जाए उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, देखो कंपनी के अंदर कुछ लिक्विड फाइनेंस होना चाहिए, हाथ में कैश होना चाहिए, ताकि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के अंदर कैश होना चाहिए लिक्विड में, ठीक है। तो इसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट में यही इंश्योर करेगा, इंश्योरिंग द फर्म हैज सफिशिएंट कैश फ्लो टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। कंपनी के अंदर जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स लायबिलिटी, उसको मीट करने के लिए, मीट मीन्स उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के अंदर सफिशिएंट कैश होना चाहिए, ठीक है। तो सफिशिएंट कैश होना चाहिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट लाइक इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल, इन सभी कंपोनेंट को भी एनालाइज किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, कितना सेल उधार में करें, कितना इन्वेंट्री रह गया, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करें, वगैरह वगैरह। चलो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, होने वाले पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड स्टेप टेकन किया जाएगा कि उस रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करे, किस तरीके से ख़त्म करे। तो रिस्क मैनेजमेंट में देखो क्या होगा, आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंसिंग रिस्क सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी एक्सचेंज रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। देखो रिस्क टू टाइप के कंपनी के अंदर हो सकते हैं, एक तो फाइनेंसिंग रिस्क, दूसरा नॉन फाइनेंसिंग रिस्क। फाइनेंसिंग रिस्क में ये सभी रिस्क आ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, करेंसी का रिस्क हो गया एंड क्रेडिट रिस्क हो गया। तो ये सभी रिस्क को कहते हैं फाइनेंसिंग रिस्क। नॉन फाइनेंसिंग रिस्क में हो गया जैसे कि कोई अगर कंपनी के अंदर केएमपी है, डायरेक्टर है, एमडी है, वो मर गया, तो देखो ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली यह फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये नॉन फाइनेंसिंग रिस्क हो गया। तो कंपनी के अंदर रिस्क को भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। एंड रिस्क मैनेजमेंट में जो यूज करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रेटजी टू यूज अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस। जो कंपनी के अंदर पोटेंशियल लॉस होने वाला है उस लॉस को मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड रिस्क को मिटिगेट करेंगे। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड एनालाइजिंग की। तो कंपनी के अंदर किस टाइप के प्लान किया जाता है एंड एनालाइज किस चीज़ को करेंगे। देखो एनालाइज तो करेंगे कि हमारे कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या
बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है, इन सभी को एनालाइज किया जाता है। कंपनी के अंदर डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी के अंदर सेल परचेज रेशियो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, इन सभी का एनालाइज किया जाता है। एंड प्लानिंग में देखते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म सोर्स ले, इन सभी का प्लानिंग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, डेवलप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल, यानी कि कंपनी के अंदर जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाएगा। एंड कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस क्लियर हो गया। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपने क्या देखा, डिसीजन कितने प्रकार का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मैनेजमेंट में आपने सीखा लिक्विडिटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है एंड रिस्क को किस टाइप से मैनेज किया जाता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज को आप देखा। तो फाइनेंशियल एनालाइज क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है एंड डिसीजन क्या होता है, आपने सीख लिया। अब देखते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट देखना पड़ेगा इक्विटी फाइनेंस। अगर इक्विटी फाइनेंस की बात किया जाए तो कंपनी के अंदर जब इक्विटी से फाइनेंस रेज किया जाता है तो इसका क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या नुकसान है, इन सभी को देखेंगे। अगर इसका बेनिफिट को देखा जाए तो बेनिफिट ये होता है इक्विटी वाले को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट नहीं होता है एंड इक्विटी पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है। ये तो रहा इक्विटी फाइनेंस का बेनिफिट। तो इसका कुछ हानि भी होगा, लॉस भी होगा। तो लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज वन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑनरशिप का डाइल्यूशन होना है। ऑनरशिप का डाइल्यूशन हो जाता है, यानी कि मान लिया जाए कि ABC लिमिटेड में मेरा 100% ऑनरशिप है, 100% इक्विटी मेरा ही है। अगर आप भी इस कंपनी में आना चाहते हो और मैंने इक्विटी रेज किया 50%, तो 50% आपने परचेज किया इक्विटी, तो उसके लिए कंपनी में 50% तो पैसा आया, लेकिन आप भी 50% का मालिक बन गए। तो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ शेयर हो गया, यानी कि ऑनरशिप जो 100% मेरा था अब 50% बचकर रह गया। इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज है ऑनरशिप का डाइल्यूशन होना, ऑनरशिप का बंटवारा हो जाना। तो इसको देख लेते हैं। देखो, रेजिंग कैपिटल बाय द इश्यू ऑफ शेयर टू द इन्वेस्टर। जब कंपनी इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करके फंड रेज करते हैं उसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंस। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां शेयर की बात आवे तो उसको कहेंगे इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में शेयर इश्यू करके फाइनेंस रेज किया जाता है। इट्स ओके। अब बात करते हैं कि इक्विटी फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड बोले तो स्टॉक होता है एंड रिटेन अर्निंग होता है। ठीक है, तो इक्विटी फाइनेंस में दोनों आ जाएगा, रिटेन अर्निंग एंड स्टॉक भी। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज की बात किया जाए तो जैसा मैंने बताया, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, यानी रीपे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी वाले को पे नहीं किया जाता है। जिस डेट वाले को पे करते हैं उस तरह इक्विटी वाले को पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप ले लिया, मालिक बन गया, मालिक को पे नहीं किया जाता है। एंड नो इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है इक्विटी फाइनेंस में। एंड डिसएडवांटेज में डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड ऑनरशिप का डाइल्यूशन, बंटवारा। तो देखो, कीवर्ड को ध्यान में रखना है। इक्विटी फाइनेंस में कीवर्ड एक शेयर हुआ, शेयर को रेज करके फाइनेंस लेते हैं। दूसरा, रीपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं है। तीसरा, डाइल्यूशन, ऑनरशिप का डाइल्यूशन इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी फाइनेंस आपने सीख लिया। चलो अब डेट फाइनेंस की बात करते हैं।
तो इक्विटी फाइनेंस को बताते बताते मैंने आपको डेट फाइनेंस भी बताया। अगर आपका आँख नाक कान खुले होगा और आप होश हवास में पढ़ रहे होगे, वीडियो को देख रहे होगे, तो आपको पता चला होगा डेट ऑफ फाइनेंस में क्या बता दिया। इक्विटी फाइनेंस को बताते बताते ये बताया कि डेट ऑफ फाइनेंस में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है एंड इसको रीपे करना पड़ता है बाद में। तो इसको रीपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है एंड इसमें ऑनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है। ये बेनिफिट हो गया। बोरोइंग फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स विथ ऑब्लिगेशन टू रीपे विथ इंटरेस्ट, यानी कि ये ऑब्लिगेशन है, इसको रिपेमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ रिपेमेंट करना पड़ेगा। एंड डेट फाइनेंस में इंक्लूड होता है लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर हो गया एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। कंपनी के अंदर अगर लोन लिया जाता है या बॉन्ड को इशू किया जाता है या फिर डेट को इशू करते हैं, डिवेंचर को इशू करते हैं, इस तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं, तो इसी को कहते हैं डेट ऑफ फाइनेंस। एंड डेट ऑफ फाइनेंस में रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन होता है, साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज पहले देखते हैं। फिक्स ऑब्लिगेशन, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, हर हाल में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा हुआ रिस्क ऑफ बैंकरप्सी इफ़ अनएबल टू मीट बाय पेमेंट। देखो, जैसा कि मैंने स्कोप ऑफ फाइनेंस में बता रहा था कि कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होना चाहिए, कि कंपनी के अंदर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लिक्विडिटी होना चाहिए, हाथ में कैश होना चाहिए। अगर हाथ में कैश है तो कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होल्डर को पे कर देगा, डेट फाइनेंस को पे कर देगा। अगर कंपनी के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, इस केस में तो जो डेट होल्डर है, डेट होल्डर चला जाएगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहाँ गुहार लगाएगा, माय बाप देखो ये जो फलाना एबीसी लिमिटेड कंपनी है ना, हमसे डेट इश्यू करके पैसा लिया था और यह पे नहीं कर रहा है, ड्यू डेट पूरा हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा है। कंपनी के पास देखिए मेरा जो डेट ऑफ फाइनेंस है मोर देन 60,000 है। तो यहाँ पर एनसीएलटी क्या करता है, अगर कंपनी के ऊपर 60,000 और उससे ज़्यादा डेप्ट है तो एनसीएलटी कंपनी को बोलेगा कि भाई साहब आप पेमेंट कर दो या फिर चले आओ यहाँ पर बैंकरप्सी के केस में, मैं आपको आपका भी जितना भी संपत्ति है, संपत्ति को बेच बाच के रिपेमेंट कर दूंगा। तो बैंकरप्सी का खतरा यही होता है कि कंपनी के अंदर एसेट कम हो गया और लायबिलिटी ज़्यादा हो गया। एसेट मान लिया जाए 100 है एंड लायबिलिटी 200 का हो गया, तब यहाँ पर बैंकरप्सी का केस इनकर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है बैंकरप्सी क्या होता है। बाकी मैं कभी बैंकरप्सी पर टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में बताऊंगा कि बैंकरप्सी में और क्या क्या होता है, कितने दिनों में बैंकरप्ट को कंप्लीट करना पड़ता है एंड इसका ऑब्लिगेशन किस तरीके से पेमेंट किया जाता है एंड टाइम पीरियड, एनसीएलटी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितना कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह। इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो डेट ऑफ फाइनेंस में आपने देखा कि ऑब्लिगेशन पेमेंट करना होता है एंड इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है एंड इश्यू करते हैं लोन, बॉन्ड, डिवेंचर एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो इसमें ऑनरशिप डाइल्यूशन का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑनरशिप डाइल्यूशन नहीं होता है एंड साथ ही साथ टैक्स का बेनिफिट मिलता है। देखो, आप अगर अकाउंट पढ़े होगे ना तो अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते होंगे, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3। मैं देखो हर एक टॉपिक को इस तरीके से बताता हूँ ताकि एक दूसरे से रिलेटेड है। कंपनी एक्ट के टॉपिक में आपको या यूनिट 2 में आपको पूछा जाएगा शेड्यूल 3 क्या है, तो शेड्यूल 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे 5 चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो पीएल एंड बैलेंस शीट की बात करते हैं, बाकी जब आएगा तब बताएंगे। पीएल में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ना,
लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस इंटरेस्ट को कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाता है। ठीक है, तो जब पीएल के डेबिट साइड में दिखाएगा तो जितना इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ना है ना इस नेट प्रॉफिट पर, तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पीएल में जाने के कारण कम हो गया, तो यहाँ पर टैक्स का बचत हो गया, टैक्स सेविंग। इसलिए कहते हैं कि डेट फाइनेंस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेट फाइनेंस। यूजीसी नेट के द्वारा एक टॉपिक, एक क्वेश्चन रिपीटेटिवली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्या है, एक ग्रीन वाला। इसको तो घोर के पी जाओ, इसको एकदम ऐसे करो और घोर के पी जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। इस टॉपिक में क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी हायर देन द डेट। क्या बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है ना डेट से महंगा होता है, यानी कि डेट चीपर है, डेट सस्ता है एंड इक्विटी महंगा है। तो आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज चीपर देन डेट, तब यहाँ दिमाग क्लिक करना चाहिए, नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट से चीपर नहीं है, डेट से महंगा है। ठीक है, तो इसको घोर के पी जाना। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस का थर्ड सोर्स, इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स में क्या क्या होगा, आपने देखा इक्विटी सोर्स, आपने देखा डेट का सोर्स, देन थर्ड में आ गया इंटरनल सोर्स। तो देखो इक्विटी एंड डेट को एक लाइन में रिवाइज करवाऊँ फिर आगे बढ़ूँ। अगर इक्विटी सोर्स की बात करें तो शेयर इश्यू करके सोर्स को इकट्ठा किया जाता है, इसमें ऑनरशिप डाइल्यूट होता है। डेट फाइनेंस में ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होता है, लोन डिवेंचर इन सभी इश्यू करके कैश कंपनी के अंदर आता है, इसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है एंड इसका रिस्क होता है बैंकरप्सी का। नाउ थर्ड, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होगा, देखो जैसा कि मैंने बता रहा था ना शेड्यूल थर्ड को, शेड्यूल थर्ड में मैंने क्या बताया था, शेड्यूल थर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होता है। एंड बैलेंस शीट में आप देखते होंगे एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक होता है रिजर्व, दूसरा होता है प्रॉफिट का पोर्शन, प्रॉफिट में जिसे रिटेन अर्निंग हो गया। ठीक है, तो कंपनी के अंदर जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, किसी भी प्रकार का रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या डिप्रिसिएशन रिजर्व हो, तो इस सभी को कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूटिलाइज किया जाता है। आगे देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल फंड जनरेट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन इंक्लूड रिटेन अर्निंग, डिप्रिसिएशन रिजर्व एंड वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने बताया कि जो भी कंपनी के अंदर अर्निंग है, डिप्रिसिएशन रिजर्व है या वर्किंग कैपिटल है, ये सभी कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नो रिपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इसमें भी ऑब्लिगेशन पेमेंट का कोई हिसाब ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। अब बताओ जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, सरप्लस है, इसमें रिपेमेंट करने का क्या ऑब्लिगेशन। थोड़ा हम कहीं से लोन लिए हैं या डिवेंचर इश्यू करके पैसा लिए हैं, नहीं ना, ये तो मेरा रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, तो इसमें रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फंड में बी इम्पैक्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी। क्या होता है, लिमिटेड फंड होता है कंपनी के अंदर, तो ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, तो जो लिमिटेड फंड है इसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, नाउ आपने पढ़ लिया इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस एंड थर्ड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड फोर देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। नाउ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में होता है, आप सुनते होंगे वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, ये सभी कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस।
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, आप लोग सुनते होंगे एंजल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सभी क्या है, ये सभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इसमें भी कंट्रोल डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो इसको देखो, रेजिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, पब्लिक इश्यू एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इन सभी लोगों से अगर हम फंड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फंड आता है, जिसके कारण ये लोग डिमांड करते हैं कि इतना % हमें कंट्रोल चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बात किया जाए तो एसेट टू लार्ज फंड, पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में फंड का एक्सेस हो जाता है। एंड इसका डिसएडवांटेज है हायर कॉस्ट, जब फंड ज़्यादा मिल रहा है ये लोग ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करते हैं एंड ये लोग डिमांड करते हैं कंट्रोल का भी कि हमें इतना % स्टैक चाहिए, हमें 2% इक्विटी भी चाहिए, हमें 5% इक्विटी भी चाहिए, फलाना ढिमका ढिमका ये डिमांड करते हैं। जिससे शार्क टैंक आप देखते होंगे, शार्क टैंक में क्या होता है, जो इन्वेस्टर रहता है वो डिमांड करता है कि ठीक है तुम्हारे कंपनी में मैं 10% इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन हमें इक्विटी चाहिए 5%, मैं 100 करोड़ आपके कंपनी में दूंगा, 90% इक्विटी चाहिए, तो इसका बार्गेनिंग किया जाता है। तो ये सभी क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 मिनट में वन शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस का। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपने पढ़ा डिसीजन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग क्या होता है। डिसीजन में आपने देखा 3 प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। एंड मैनेजमेंट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड एनालाइजिंग एंड प्लानिंग में फाइनेंशियल एनालाइजिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये 8 टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लिया। अब चलो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखना आपसे फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस का बेनिफिट क्या है, दिमाग क्लिक होना चाहिए, होश में होना चाहिए आपको। इक्विटी फाइनेंस का मेन बेनिफिट है इसमें रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देखो इक्विटी का जब बेनिफिट और डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा था तो उसमें मैंने एडवांटेज में क्या बताया था कि नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, नो इंटरेस्ट पेमेंट। एंड डिसएडवांटेज में मैंने बताया कि इसमें ऑनरशिप का डायलूशन होता है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होगा, रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देखो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, ये तो नहीं होगा, नो ऑब्लिगेशन टू रिपेमेंट, ये हो गया एडवांटेज। टैक्स डिडक्शन एक्सपेंस, तो देखो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट किस सोर्स में आता है, डेट में, एंड यह डेट का बेनिफिट हो गया। हायर डेट इक्विटी रेशियो, ये हो गया इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजी आपको लगने लगा। अगर नहीं आप पढ़ते तो आपको हार्ड लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस का डिसएडवांटेज क्या है, क्या इसमें डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होता है। नहीं भाई यार, क्या डेट में ओनरशिप की बात ही नहीं होता है, यही तो बेनिफिट है डेट का। कॉस्टली इंटरेस्ट पेमेंट,
एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कमिटमेंट एंड रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा था? इसमें बैंकरप्सी का रिस्क बना हुआ रहता है, यानी कि कंपनी के अंदर अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो इस केस में कंपनी बैंकरप्सी की केस में फंस जाएगा। तो बैंकरप्सी का रिस्क कंपनी के ऊपर बना हुआ रहता है, तो डेट लेने से मेन नुकसान बैंकरप्सी का भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो कौन सा फाइनेंस है जिसमें कि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाता है? तो मैंने 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस बताया था ना। इक्विटी जिसमें से शेयर को रेज करके लेते हैं, डेट जिसमें से लोन या फिर डिवेंचर, इन सभी को रेज करके पैसा लेते हैं, एंड थर्ड बताया था इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या बताया था? किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का रिटेन अर्निंग हो, प्रॉफिट हो या फिर वर्किंग कैपिटल हो, इन सभी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का री इन्वेस्ट करना कौन सी फाइनेंस होगा? डेट नहीं, इक्विटी नहीं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। देख रहे हो कितना इजी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन सभी में से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन है? रिटेन अर्निंग, ये कौन है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिप्रिसिएशन रिजर्व, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल कौन सा? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैंक लोन कौन सा है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, बैंक लोन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा गया था, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंस डज द कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल। वो कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें कंपनी शेयर रेज करके फाइनेंस इकट्ठा करती है? मैंने क्या बताया कि बट जिसी शेयर आ जाए तो ढूंढो, आपका आंख जाना चाहिए इक्विटी पर, ठीक है। डेट में लोन वगैरह, डिवेंचर वगैरह हो, इंटरनल में प्रॉफिट हो या रिजर्व हो या वर्किंग कैपिटल हो। लीज फाइनेंस वो लीज टॉपिक में देखेंगे। आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस शुरू से अंत तक क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डाउट को रिजॉल्व करूंगा। साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, तो ये टॉपिक आपको 100% कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के 2 से 3 बार आप देख लेना, आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके जीवा पर होगा। जैसे कि दुर्वासा ऋषि थे ना, दुर्वासा ऋषि कौन थे? वही जिनके जीभ पर श्राप लगा हुआ रहता था। मान लिया जाए कि आपके पास आए, बोले कि बस हमें खाना दो, आपके पास भोजन नहीं है, वो श्राप देकर चल जाएंगे, ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि के जीभ पर श्राप हमेशा रहता था, उसी तरह आपके जीभ पर होना चाहिए स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आप फटाफट बोलोगे 4 टॉपिक, डिसीजन, मैनेजमेंट, एनालाइज एंड प्लानिंग, खत्म, बाय बाय, टाटा। उसी प्रकार सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस एंड एक्सटर्नल फाइनेंस। स्टार्ट करते हैं लीज फाइनेंस को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। देखो, अगर एक ओवरव्यू दे दूं कि लीज फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद इस कंटेंट को पढ़ेंगे। लीज फाइनेंस के केस में ये होता है, जैसे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपको बताया था कि एक इक्विटी फाइनेंस होता है, दूसरा डेट फाइनेंस होता है, तीसरा इंटरनल फाइनेंस होता है एंड चौथा एक्सटर्नल फाइनेंस होता है। उसी तरह लीज फाइनेंस भी होता है। लीज फाइनेंस के केस में ये होता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है और इसे एसेट चाहिए तो पैसा ही नहीं है, क्या करे, कैसे करें? तो एक आइडिया है, वो आइडिया ये है कि किसी थर्ड पार्टी से एसेट को रेंट पर लेना और उस एसेट को यूज करना और पीरियोडिक रेंटल पेमेंट करना। यानी कि एसेट थर्ड पार्टी से लिए और पीरियोडिक रेंट उस पर पेमेंट करते जा रहे हैं और उस एसेट को यूज करते हैं। इसी को कहते हैं लीज फाइनेंस इजी लैंग्वेज में। अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं तो लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है
और यह एग्रीमेंट दो व्यक्ति के बीच होता है। एक को कहते हैं लीजर, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं लीजी। लीजर वह व्यक्ति होता है जो कि एसेट का ऑनर होता है। तो लीजर एसेट का ऑनर होता है और लीजर में भी सेलर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, फाइनेंसिंग कंपनी भी हो सकता है। एंड लीजी वह व्यक्ति होता है जो कि एसेट को यूज करता है। लीजी यूज ऑफ द एसेट, एसेट को यूज करने वाले व्यक्ति को लीजी कहते हैं। लीजी में भी इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। तो लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो गया जिसमें लीजर और लीजी के बीच एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में रेंटल कितना लीज पेमेंट किया जाएगा, एसेट को यूज किया जाएगा, उस एसेट को लास्ट में परचेज करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा या ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सभी इस कॉन्ट्रैक्चुअल इस लीज एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। तो आपने क्या देखा कि लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है लीजर एंड लीजी के बीच। इसमें स्पेसिफिक पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट होता है, एसेट को यूज करने के लिए दिया जाता है और उस एसेट पर फिक्स पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है। फिक्स पीरियोडिक पेमेंट को लीज रेंटल कहते हैं। यहाँ पर इस नोट को अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, इस नोट को इग्नोर नहीं करना है। देखो इस सभी कीवर्ड को आपको नोट करते जाना है। इसमें कीवर्ड क्या क्या था, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कीवर्ड था, लीजर कीवर्ड था, लीजर एसेट का ओनर होता है, कीवर्ड लीजी था, एसेट यूज करता है, एंड स्पेसिफिक पीरियड के लिए लीज एग्रीमेंट होता है, एंड फिक्स पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है जिसे लीज रेंटल कहते हैं। ये सभी कीवर्ड है। देन इस नोट को देखते हैं, लीज फाइनेंसिंग में बी एक्सेप्ट ओनली व्हेन IRR ऑफ द लीज फाइनेंस इज मोर देन द कट ऑफ रेट। यहाँ पर क्या बोला, लीज फाइनेंस को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कट ऑफ रेट से ज़्यादा रहेगा तो उस लीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर देखो कट ऑफ रेट से कम इंटरनल रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि जो हम एसेट पर रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट जितना पेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो उस लीज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर रेंट पेमेंट करने से कम बेनिफिट हो रहा है तो उस लीज को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में देखना है कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कट ऑफ रेट से ज़्यादा है तो लीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है लीज फाइनेंस क्या होता है। अब चलते हैं आगे कि यह कितने प्रकार का होता है। तो देखो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लीज फाइनेंस है, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र, रिस्क एंड रिवार्ड का ट्रांसफ़र एंड लास्ट में परचेज करने का ऑप्शन दिया जाना, ये सभी फैक्टर डिपेंड करता है किस टाइप का लीज है। तो टाइप ऑफ लीज में आपको ये 3 टॉपिक मिलेगा। तो देखो अगर लीज का टाइप की बात किया जाए तो लीज का 2 प्रकार होता है, 2 टाइप ऑफ लीज होते हैं। एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, दूसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज। एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, दूसरे को कहते हैं फाइनेंसिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज क्या होता है एंड फाइनेंसिंग लीज क्या होता है। अगर बात किया जाए ऑपरेटिंग लीज की तो ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ऑपरेटिंग लीज में एसेट का रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एंड ऑपरेटिंग लीज में एसेट को परचेज करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, एसेट को परचेज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा एंड रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ऑनरशिप लीजर के पास रहेगा, एसेट परचेज करने का पावर लीजी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एंड यह शॉर्ट टर्म के होता है। चलो देखो डिफिनीशन क्या है ऑपरेटिंग लीज का, यह शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट होता है। इसमें ऑनरशिप लीजर के पास रहता है, ऑनरशिप रिटेन ऑनरशिप बाय लीजर एंड लीजी सिर्फ एसेट को यूज कर सकता है। ऑनरशिप लीजर के पास रहेगा, लीजी ओनली एसेट को यूज करेगा।
इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब मेरे पास आया ही नहीं, जब लीजी के पास एसेट का रिस्क एंड रिवार्ड आया ही नहीं, ऑनरशिप आया ही नहीं, तो भाड़ में जाए एसेट पुराना हो रहा है या नया हो रहा है, एसेट घिस रहा है या पीट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क लीजी के पास नहीं होता है, ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क ऑनर के पास होता है, लीजर के पास होता है। यहाँ पर देखो, लीजर वेयर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब कि जो एसेट पुराना हो रहा है, तो ये एसेट को पुराना होना ये रिस्क कहलाता है। तो इस रिस्क को मैनेज करेगा, वियर करेगा लीजर। कौन? लीजर, एसेट का ऑनर। तो ऑपरेटिंग लीज में आपने क्या देखा? ऑपरेटिंग लीज में आपने यह देखा कि ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म का होता है, ऑनरशिप लीजर के पास रहता है, इस लीजी ओनली एसेट को यूज कर सकता है और इसमें पीरियोडिक रेंटल पेमेंट करेगा और उस रेंटल पेमेंट का बेनिफिट लीजी उठा सकता है। ठीक है, इट मीन्स लीजी रेंटल पेमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेगा। एंड यहाँ पर डिप्रिसिएशन देखो, एसेट जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डिप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा? डिप्रिसिएशन क्लेम ऑनर करेगा, इट मीन्स लीजर करेगा। ठीक है, द लीज डज नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड। क्या बोला? कि लीजी के पास यह ऑप्शन नहीं है कि एंड यानी कि लीज पीरियड खत्म होने के बाद उस एसेट को परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल कि ऑपरेटिंग लीज का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, जैसे कि व्हीकल लीज पर ले लिया या फिर टेक्नोलॉजी किसी प्रकार का लीज पर लिया, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना। अब आप टैली देखते हो तो क्या टैली का ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वह टैली को यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर देता है। उसी तरह व्हीकल रेंट पर दिया जाता है, लीज पर दिया जाता है, व्हीकल का ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। चलो अब फाइनेंसिंग लीज को इसी तरह देखते हैं। देखो, जिस तरह से आप ऑपरेटिंग लीज देखा तो फाइनेंसिंग लीज यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? जब आपने देखा कि ऑपरेटिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इट मीन्स फाइनेंसिंग लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। जब देखा आपने कि ऑपरेटिंग लीज में लीजी के पास एसेट को परचेज करने का ऑप्शन नहीं है तो फाइनेंसिंग लीज में लीजी के पास परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ये देखा कि रिस्क एंड रिवार्ड लीजी के पास ट्रांसफ़र नहीं होता है ऑपरेटिंग लीज में, तो फाइनेंसिंग लीज में क्या होगा? रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज भी कहते हैं, फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, कैपिटल लीज किसे कहते हैं? तो फाइनेंसिंग लीज को कैपिटल लीज कहते हैं। फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म का था, फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है। इसमें लीजी के पास एसेट को कंट्रोल करने का पावर होता है, इट मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है फाइनेंसिंग लीज के केस में। और जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया तो डिप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा लीजी के द्वारा। ठीक है, जिसके पास ऑनरशिप रहेगा डिप्रिसिएशन का बेनिफिट वही उठाएगा। सो सिंपल। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा? देखो, कैरेक्टरिस्टिक लीज टर्म कवर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एसेट ऑफ यूजफुल लाइफ, यानी कि जो एसेट है उसका यूजफुल लाइफ का बेनिफिट लीज टर्म में लीजी कंट्रोल करेगा, लीजी उस बेनिफिट को उठाएगा। लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हो जाता है एंड लीजी के पास एसेट को परचेज करने का ऑप्शन होता है। इसमें कुछ एग्जांपल देख लो। लीजिंग, जिसे मशीन का लीजिंग किया जा रहा है, बिल्डिंग का लीजिंग किया जा रहा है, व्हीकल का लीजिंग किया जा रहा है, ये सभी हो गया फाइनेंसिंग। देखो, आप एग्जांपल में कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर कंट्रोल लीजी के पास है या फिर डिप्रिसिएशन लीजी बेनिफिट उठा रहा है डिप्रिसिएशन का, या फिर परचेज करने का ऑप्शन है लीजी के पास। अगर ये सभी कीवर्ड दिखेगा इसका मतलब फाइनेंसिंग लीज कहलाएगा, कैपिटल लीज कहलाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज क्या होता है।
अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। लीजिंग में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, अगर एडवांटेज की बात किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, टैक्स बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव कैश फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि लीजी के पास एसेट को परचेज करने का फंड नहीं था, तो उस केस में लीज फाइनेंस किया, रेंट पर लिया, तो यहाँ पर कैपिटल बच रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का बचत हो रहा है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स का, जैसा कि लीज रेंटल जब पेमेंट करेगा तो उस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा तो यहाँ नेट प्रॉफिट कम होगा। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स जो बनता है प्रॉफिट पर, जब प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स का सेविंग हो जाएगा, टैक्स का सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है लीज के केस में। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग लीज में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो एसेट कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लीजी के पास होता है। एंड इम्प्रूव कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो इम्प्रूव कैसे होता है, अगर एसेट को कैश में पेमेंट करते उस केस में आउटफ्लो ज़्यादा होता। अब लीज पर लिए हैं, इस केस में आउटफ्लो कम हुआ, कैश कम गया क्योंकि रेंटल पेमेंट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि एसेट 15 लाख का था, ठीक है, अगर कैश में पेमेंट करते तो आउटफ्लो 15 लाख हो जाता। अब लीज पर लिए हैं 1 लाख रुपया पर मंथ लीज पेमेंट करेंगे, तो ये 1 लाख ही तो आउटफ्लो हो रहा है, तो इस केस में कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। एंड लास्ट एडवांटेज, अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस। इट मीन्स एसेट जो पुराना होगा, एसेट जो घिसे पिटेगा, उसका रिस्क ऑनर का पास होता है, लीजी के पास नहीं होता है, और ये चीज़ ऑपरेटिंग लीज में होता है। ऑपरेटिंग लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, इस केस में लीजी के पास एक बेनिफिट हो जाता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। एडवांटेज आपने देख लिया कि एडवांटेज क्या क्या है, अब देख लेते हैं लीज का डिसएडवांटेज क्या है। तो लीज का डिसएडवांटेज देखो, हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट हायर होता है। सेकेंड, लैक ऑफ ऑनरशिप, ऑपरेटिंग लीज के केस में आपने क्या देखा था कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ऑनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यह एक कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि पीरियोडिक रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक प्रकार का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि पर मंथ पर ईयर इतना लीज रेंटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी हो गया डिसएडवांटेज। एक और है मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीज पूरा शुरू से अंत तक। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है लीज फाइनेंस में, लीज वर्सेस परचेज। लीज वर्सेस परचेज या परचेज को वाई भी कहते हैं, तो लीज वर्सेस परचेज या लीज वर्सेस वाई डिसीजन, इसमें एक डिसीजन लिया जाता है कि एसेट को परचेज करने में बेनिफिट है या फिर लीज पर लेने में बेनिफिट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई बोलोगे कि परचेज करने में बेनिफिट होगा, कोई बोलोगे नहीं 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 लीज पर ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। डिसीजन इस तरीके से नहीं लिया जाता है। डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि अगर लीज पर लेते हैं तो लीज रेंटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उस लीज को कितना साल तक यूज कर सकते हैं उस एसेट को, एंड इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और कुछ लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हम परचेज करते हैं तो कितना एक बार में ह्यूज कैश जाता है, तो इन सभी को कंपेयर करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि एसेट को परचेज करें या फिर लीज पर लें। इसी को कहते हैं लीज एंड परचेज डिसीजन, लीज और बाय डिसीजन। तो इस केस में क्या करेंगे, लीज एंड बाय डिसीजन में कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। लीज के केस में कॉस्ट कितना आया, परचेज करेंगे उस केस में कॉस्ट कितना लगा, उसको एनालाइज करेंगे। अगर लीज में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, परचेज में कॉस्ट कम लग रहा है, तो इस केस में परचेज कर लेंगे। अगर लीज में कॉस्ट कम लगेगा तो लीज को ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, सेकेंड फैक्टर देखेंगे कैश फ्लो कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो को भी एनालाइज करेंगे कि अगर एक बार में मान लिया जाए कि
15 लाख का मशीन है, 15 लाख चला गया। अगर लीज पर लेते हैं तो 1 लाख रुपया पर एनम पेमेंट करना पड़ेगा, पर ईयर 1 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और यह एसेट 20 साल तक चलेगा। कितना? 20 साल तक एसेट यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि 15 लाख अभी पेमेंट कर दें या 1 लाख 20 साल तक पेमेंट करेंगे। तो इसका करंट वैल्यू निकालेंगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे किस में फ़ायदा है। तो कैश फ्लो कंसिडरेशन को देखा जाएगा, उस हिसाब से लीज एंड परचेज डिसीजन लिया जाएगा। एंड फोर्थ में देखेंगे एसेट का यूज और ऑब्सोलेंस का रिस्क देखेंगे, रिस्क कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो दोनों के केस में, परचेज के केस में और लीज के केस में आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क एंड उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। एंड फिफ्थ में बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, अगर कैश में लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उस केस में ह्यूज कॉस्ट जाएगा, कैश पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर रेंट पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं तो पीरियोडिक रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एसेट लिए परचेज किए तो एक एसेट क्रिएट हो गया, बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा ना, इधर एसेट बैलेंस शीट साइड में। अगर लीज पर लेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखेगा, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ एनालाइज करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि लीज पर लिया जाए या परचेज किया जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीज एंड परचेज क्या होता है, साथ साथ में ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज एंड लीज का डिफिनीशन। क्या मैं 1 मिनट में रिकैप करवा दूं? चलो 1 मिनट में मैं रिकैप करवा देता हूं। लीज फाइनेंस में ये होता है कि कंपनी के पास फंड नहीं होता है, उस केस में एसेट को लीज पर लेता है एंड पीरियोडिक रेंट पेमेंट करते हैं, उसी को कहते हैं फिक्स रेंटल और या फिक्स पीरियोडिक पेमेंट या लीज रेंटल। इसमें 2 पार्टी होता है, एक लीजर दूसरा लीजी। लीजर एसेट का ओनर होता है, लीजी एसेट को यूज करने वाला होता है। लीजर में भी सेलर, सप्लायर, फाइनेंसिंग कंपनी हो सकता है एंड लीजी में भी इंडिविजुअल फर्म एंड कंपनी हो सकता है। लीज के केस में देखेंगे, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो लीज पर लेंगे, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है तो उस लीज को रिजेक्ट कर लेंगे। टाइप 2 प्रकार के देखे थे, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है। इट मीन्स ऑनरशिप एंड रिस्क एंड रिवार्ड लीजर के पास रहता है, लीजी सिर्फ एसेट को यूज कर सकता है। ऑपरेटिंग लीज में एसेट को परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास नहीं होता है। इसी के जस्ट अपोजिट फाइनेंसिंग लीज लॉन्ग टर्म का होता है, रिस्क एंड रिवार्ड लीजी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है एंड परचेज करने का ऑप्शन लीजी के पास रहता है। एडवांटेज हमने देख लिए थे एंड डिसएडवांटेज देख लिए थे, इसके साथ लीज एंड परचेज डिसीजन को देख लिया था। अब जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 शुरू से अंत तक देखते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि लीज पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंसिंग लीज। तो सेकेंड टाइप ऑफ लीज हो गया, फाइनेंसिंग लीज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये शॉर्ट टर्म होता है? जी नहीं, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज होता है। ऑनरशिप रिमेन द लीजर के पास होता है? नहीं, ऑनरशिप रिमेन लीजर के पास नहीं होता है फाइनेंसिंग लीज में। ये तो हो गया ऑपरेटिंग लीज वाला पॉइंट। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर टू द लीजी, यस, रिस्क एंड रिवार्ड फाइनेंसिंग लीज में ट्रांसफ़र हो जाता है रिस्क लीजी के पास। तो इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसको चलो 10 सेकंड में आपको देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ लीज डज द एसएसी हैव टू ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी कि लीज टर्म, लीज एग्रीमेंट का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद उस एसेट को परचेज करने का ऑप्शन है, तो कौन सी लीज कहलाता है? ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज या सेल एंड लीज बैक क्या कहलाता है? चलो आप बताओ, 10 सेकेंड। आई होप आप बता दिए होंगे। आपका करेक्ट आंसर यही होगा, फाइनेंसिंग लीज। ठीक है,
एंड सेल एंड लीज बैक एक कॉन्सेप्ट आ गया। चलो 1 मिनट में मैं बता दूं सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लिया जाए यह एक व्यक्ति है, ठीक है, अब्दुल दूसरा, ये मोहम्मद एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हो गया, मोहम्मद और अब्दुल। अब्दुल ने क्या किया, मोहम्मद से एसेट परचेज किया, ठीक है, मोहम्मद से एसेट परचेज किया, ठीक है, तो इस एसेट का ऑनर हो गया, ऑनर। अब क्या होता है लीज एंड सेल बैक में, जिससे एसेट परचेज करता है उसी को वह एसेट लीज पर दे देता है। यह लीज पर दे दिया मोहम्मद को, ठीक है, तो जिससे एसेट परचेज करता है उसी को लीज पर वह एसेट दे देता है, उसी को कहते हैं सेल एंड लीज बैक। यानी कि जो सेल किया वही व्यक्ति वापस उस एसेट को लीज पर ले लिया। तो सेल पहले करता है और उस एसेट को वापस लीज पर ले लेता है, तो वह कहलाता है सेल एंड लीज बैक। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल एंड लीज बैक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लीजिंग फॉर वीनस। वीनस लीजिंग के केस में एडवांटेज क्या है, हायर लॉन्ग टर्म कॉस्ट नहीं, लैक ऑफ ओनरशिप नहीं, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इन एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, लीज पेमेंट इज जनरली कंसिडर एज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर पर्पस। जो लीज पेमेंट किया जाता है वह किस टाइप का एक्सपेंस कहलाता है, तो इसको कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए तो पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखा था ना पीएल में ट्रांसफ़र क्यों हो रहा था, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता, ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण पीएल में ट्रांसफ़र होता है, तो लीज एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप का एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, एंड क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इन फाइनेंसिंग लीज द लीजी जनरली, फाइनेंसिंग लीज के केस में लीजी जनरली क्या होता है, डज नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज। नहीं, फाइनेंसिंग लीज में परचेज करने का ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन 1 कट गया। हैज शॉर्ट टर्म, नहीं, शॉर्ट टर्म एसेट नहीं होता है, फाइनेंसिंग लीज में लॉन्ग टर्म एसेट होता है। वेयर द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द एसेट, हाँ देखो लीजी फाइनेंसिंग लीज के केस में रिस्क एंड रिवार्ड को बियर करेगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, करीब 10-15 क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 7, एंड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। लीज टर्म इज इक्वल टू द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एसेट, नहीं। लीजर बियर द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यस, लीजर ही रिस्क एंड रिवार्ड बियर करता है, ऑब्सोलेंस का रिस्क लीजर बियर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं, एंड आपको 5 क्वेश्चन दूंगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लीजिंग ओवर परचेज फॉर द बिजनेस। ऑप्शन ए हायर ऑफ फ्रंट कॉस्ट, ऑप्शन बी ओनरशिप ऑफ द एसेट, ऑप्शन सी अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस रिस्क, एंड ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस रिस्क। ऑब्सोलेंस रिस्क का अवॉइडेंस शुरू में ही आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ लीज जनरली रिजल्ट इन द एसेट बीइंग द रिकॉर्ड ऑन द लीज बैलेंस शीट। लीजी के बैलेंस शीट में जो एसेट रिकॉर्ड किया जाता है किस केस में, कौन सी लीज के केस में, किस टाइप का लीज होता है, ऑपरेटिंग लीज नहीं, फाइनेंसिंग लीज के केस में, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है लीजी के पास, इसलिए ऑनरशिप आ गया तो बैलेंस शीट में एसेट चल जाएगा।
एंड ए लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्वेश्चन, इन फाइनेंस लीज द लीज टर्म टाइपिकली कवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एसेट ऑफ इकोनॉमी लाइफ। ऑप्शन बी, इंटायर इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एसेट। ऑप्शन सी, ऑब्सोलेंस पीरियड ऑफ द एसेट। एंड ऑप्शन डी, पीरियड ड्यूरिंग विच द लीजर वियर द रिस्क। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटायर इकोनॉमी लाइफ ऑफ द एसेट। यानी टर्म फाइनेंस लीज के केस में लीज जो टर्म होता है वो इंटायर इकोनॉमी लाइफ तक का होता है। नाउ अब के बाद आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इस सभी 5 को, ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप कुछ सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में विच लीज टाइप फॉलो द लीजी टू अवॉइड रिस्क ऑफ द ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस रिस्क अवॉइड करता है लीजी कौन सी लीज के केस में, आप बताना। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, डायरेक्ट लीज या लिवरेज लीज बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है? लीज पेमेंट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज आर कंसीडर एज। ऑपरेटिंग लीज के केस में लीज पेमेंट को कंसीडर किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर या प्रीपेड एक्सपेंडिचर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए भाई साहब। कंजूसी से काम नहीं चलेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। आंसर तो कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेश्चन 3 आपके लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज का एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ऑप्शन बी, ओनरशिप रिमेन विथ द लीजर। ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द एसेट मैनेजमेंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ प्राइस। देखो पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, बिगिनिंग ऑफ प्राइस, एट द एंड ऑफ प्राइस नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया था और इस ऑप्शन में क्या है, तो सोच समझ कर आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज का कौन सा फीचर है, गुण कौन सा है? ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द लीजी। ऑपरेटिंग लीज, देखना ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन विद इन द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस द लीजर। ऑप्शन डी, लीजी वियर द रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये सभी आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं यार, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो तो एक क्वेश्चन का मैं आंसर ज़रूर दूंगा। Which type of lease is involved the long-term cancellation contract where the lease assume the risk and reward of ownership। देखो यहाँ पर risk and reward हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, इसलिए मैंने बोला था की वर्ड को ध्यान में रखना, उसके हिसाब से आप आंसर को करेक्ट करोगे, ठीक है। तो कौन सा लीज होगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कौन होगा आप बताना। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसको चलो मैं सोल्व करता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो रिपीट हो रहा है। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र लीजी के पास नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। सॉरी ये फाइनेंसिंग लीज की बात कर रहा है, मैं ऑपरेटिंग लीज यहाँ पढ़ रहा था, ठीक है। फाइनेंसिंग लीज के केस में लीजी के पास रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यह लॉन्ग टर्म नेचर होता है। ऑनरशिप रिमेन लीजर के पास नहीं, लीजी के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको लीज पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस पॉइंट को कंसिडर करूँगा, उस पॉइंट को अगेन मैं समझाऊँगा। नमस्कार, वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स
यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस से आप अगर प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसलिए इसको एकदम अच्छे से देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है। प्लस जो मैं कीवर्ड बताऊँगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कीवर्ड जो मैं बताऊँगा उसको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स बिजनेस फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर आपको दिखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करना। देखो अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो करीब 15 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और छोटी छोटी सी बातें को ध्यान में रखना है। जब ध्यान में रखोगे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और सभी करेक्ट करके आओगे। जो डिविडेंड डिसीजन से लंबा चौड़ा फार्मूला से क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर बुक के मेथड से चलोगे तो वो 10 मिनट में सोल्व होगा, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा यकीन मानो 30 सेकंड में अगर नहीं सोल्व करोगे तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना, यकीन मानो। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो न्यूमेरिकल, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन अगर थ्योरेटिकल का बात करूँ ना तो किस टाइप के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट एंड इन सभी टाइप में आपको बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, रिडमेबल, इरिडमेबल, इन सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल में इतना ही मैं बता रखा हूँ। और ये जो PDF है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देखो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में CAPM मॉडल होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड इसी को कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस मॉडल से रिलेटेड 2 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड जो कीवर्ड मैं हाईलाइट करके रखा हूँ बस इसको ध्यान में देना है, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ नहीं, सोल्व हो जाएगा तुरंत। देखो एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, ध्यान में रखना है इस शब्द को। एंड सेकेंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन CAPM मॉडल में पूछे जाते हैं। इसका अलग फार्मूला चलेगा और उसका अलग फार्मूला चलेगा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व करते हैं दोनों को, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना जिसमें एक्सपेक्टेड मार्केट प्रीमियम दिया रहेगा, इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रेट को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला रहा। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2015 जून में एक क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट के द्वारा। इस क्वेश्चन में क्या है,
इफ़ द रिस्क फ्री रेट 6%, रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न देखो है ना, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, इट मीन्स ए वाला फॉर्मूला चलेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 40% एंड द बीटा ऑफ स्टॉक इज 1.2। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM मॉडल। CAPM मॉडल के तहत कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, जिसमें से आपको रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 14% दिया हुआ है एंड बीटा 1.2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क फ्री रेट लिख लेना है, रिस्क फ्री रेट 6% प्लस इसमें बीटा ऐड करना है, बीटा 1.2 यहाँ बीटा दिया हुआ है, बीटा को मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 14% माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में रिस्क फ्री रेट को लेस करेंगे एंड बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो वैल्यू आएगा उसमें ए रिस्क फ्री रेट को ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आंसर निकल जाएगा। अब 14 माइनस 6% कितना हो गया, 14 माइनस 6% 8। ठीक है, एंड 1.2 इंटू 8 प्लस 6%, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6% प्लस 9.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.6 आएगा। अब ऐड कर दो 6 प्लस 9.6 15.6, यही आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल आया, 15.6%, 15.6% ए रहा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। तो मैं फिर से बता दूं, अगर एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न रहेगा तो बीटा से मल्टीप्लाई करने वक्त एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में रिस्क फ्री रेट को लेस करना है, रिस्क फ्री रेट को लेस करेंगे एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में, जो वैल्यू आएगा उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देंगे, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा। सो सिंपल, आगे बढ़े। यस, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, रिस्क फ्री रेट 5% दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 13% दिया हुआ है एंड बीटा 1.5 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है वही CAPM मॉडल से। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना, तब तो समझ में आएगा कि आपको आया समझ में या नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चलो देखो, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको मिलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ रिस्क फ्री रेट 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 9% एंड बीटा 1.5। यहाँ पर देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, जब मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया रहेगा तो और भी आसान हो गया, और भी आसान हो गया। वो कैसे, बस मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करो और रिस्क फ्री रेट में ऐड कर दो, बस आंसर निकल गया फटाक सा, इसमें कोई भी लोचा नहीं है। देखो ए रिस्क फ्री रेट 6% दिया हुआ है, प्लस इसमें ऐड कर देना है बीटा के वैल्यू को 1.54 इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम से 9 से। ठीक है, 1.54 इंटू 9, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आई थिंक आएगा 13.86। ठीक है, अब यहाँ 6% ऐड कर दो 13.6% में, ये जो वैल्यू आ गया 19.86%। देख रहे हो कितना इजी से बन रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 19.86%।
तो आपको यही ध्यान में रखना है, अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है तब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। रिस्क फ्री रेट में ऐड कर देना है बीटा के वैल्यू को मार्केट रिस्क से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड ऊपर जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न था। इस केस में क्या हुआ था कि जो बीटा का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम में रिस्क फ्री रेट को लेस करने के बाद, तो दोनों में डिफरेंस देखना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इस टाइप से पढ़ना, उसके बाद सोल्व करना। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। यहाँ पर देखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क फ्री रेट 4% दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 10% दिया हुआ है एंड द बीटा 0.8 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं ग्रोथ और नॉन ग्रोथ की ओर। इसी का अगला टाइप है जिसमें ग्रोथ दिया हुआ रहेगा और विदाउट ग्रोथ दिया हुआ रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, देखो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छे से समझना है। एक पूछेगा आपसे, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे विदाउट ग्रोथ एंड विथ ग्रोथ। तो फर्स्ट विदाउट ग्रोथ वाले क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 200 पर शेयर, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर 12 पर शेयर, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल इसमें एज्यूम करना है नो ग्रोथ डिविडेंड। डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल ये अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया विदाउट ग्रोथ वाला। तो इसमें क्या करना है, जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे नेट प्रोफिट से। ये नेट प्रोफिट क्या होता है, नेट प्रोफिट का मतलब होता है जिस प्राइस पर शेयर को इश्यू किए हैं उस प्राइस को नेट प्रोफिट कहते हैं, एंड जितना डिविडेंड दिया जा रहा है उसको D1 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड 12 पर शेयर दिया हुआ है, तो ये 12 पर शेयर ये डिविडेंड हो गया, और कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 200 पर शेयर है। इस मार्केट प्राइस से डिवाइड कर लो 200, तो 12 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 6%। ठीक है, ये 6% आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा 6%। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एंड अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं 4। और ये इस टाइप से भी मैं सॉल्व करके रख दिया हूँ, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। और देखो भाई, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थ्योरेटिकल हिसाब से नहीं बनाना है कि फार्मूला लिखो उसके बाद उस फार्मूला को डिस्क्राइब करो, के बराबर क्या होता है, D0 बराबर क्या होता है, D1 बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, फलाना ढिमका, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को आता है। जितना आसानी से हो, भाड़ में गया फार्मूला, भाड़ में गया पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, हमें बस सोल्व कर देना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेक्टली वे में, बस ख़त्म मामला हो गया। चलो विथ ग्रोथ रेट को देखते हैं। विथ ग्रोथ रेट, अ कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 150 पर शेयर, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट पर ईयर 10 पर शेयर, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ कांस्टेंट रेट 5 पर ईयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। DDM के तहत कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में KE से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ विथ ग्रोथ की बात कर रहा है, तो डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस ग्रोथ। ठीक है,
पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ग्रोथ को ऐड करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि D1 में ग्रोथ जोड़ दिया उसके बाद P0 से डिवाइड कर दिया, पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। D1 10 रुपया दिया हुआ है, ओके। P0 यहाँ पर दे रखा है 150 रुपीज़, 150 प्लस ग्रोथ 5%, यहाँ 5%। अब इसको पहले सोल्व करेंगे, देन जो कैलकुलेशन आएगा 5% ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब सोल्व करोगे 10 डिवाइडेड बाई 150 तो 6.67% आएगा। इसको ऐड कर दो 5%, ये आ गया 11.67% आंसर, ओके। यहाँ पर 6.67% के इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.667 आएगा। इसको मल्टीप्लाई परसेंट में लाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ गया 6.67%। बस ये सभी तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आएगा तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल सी बात है। देन इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो ये 4 प्रकार के कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये देखो विथ ग्रोथ वाला ही क्वेश्चन है। कंपनी स्टॉक इज करेंटली प्राइस 250 पर शेयर। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर 15 रुपीज। करेंट मार्केट प्राइस 250, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15 रुपया एंड डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 8% एनुअली हो रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कैलकुलेट करके दे देना है, सिंपल। इसके पहले जिस तरह से क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसी तरह से ये निकलेगा, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको दिया हूँ कैलकुलेट करके। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया विथ ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक और था सेम, इसका भी आप ही आंसर दो, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्राइस दिया हुआ है 180 एंड एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड 14 रुपीज़ पर ईयर एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 7% हो रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके देना है, आपको ही देना है क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा। मैं तो इस टाइप का बता दिया हूँ। देखो ज़रूर कैलकुलेट करके लिखना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करके लिखोगे ना आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए, ताकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ उतना ही टाइप के क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूँ, आप भी सोल्व करोगे, आपका दिमाग में पूरा बढ़ जाएगा। जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी प्रकार के मेथड बैठा रहेगा, ईजिली सोल्व करते जाओगे, ठीक है। इसलिए इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का। कॉस्ट ऑफ डेट, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख लिया, ठीक है। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था एंड कॉस्ट ऑफ डेट में 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 टाइप के कौन कौन? एक रिडमेबल, दूसरा इरिडमेबल। रिडमेबल में विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। इरिडमेबल में भी विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ डेट से पूछे जाएंगे। चलो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट का सभी क्वेश्चन को। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा नहीं भी आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। यही चीज़ आपको दिलाएगा एग्ज़ाम में मार्क्स। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, यानी कि विदाउट टैक्स, टैक्स से पहले, बिफोर टैक्स। इरिडमेबल डेट, इरिडमेबल डेट का कैलकुलेशन है
अ कंपनी इशू एन इरिडीमेबल बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ₹100, फेस वैल्यू ₹1000 दिया हुआ है। एनुअल कूपन रेट 10%। यहाँ पर ध्यान में रखना है, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। और हमेशा गांठ बांध करके कसम खा लेना है कि इंटरेस्ट हमेशा 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 फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। किस पे? फेस वैल्यू पे। किस पे? फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट हमेशा हमेशा कैलकुलेट होता है। इस बात को कसम खा लेना है, भूलना नहीं है। कूपन रेट को ही कहते हैं इंटरेस्ट रेट। द बॉन्ड सोल्ड 950 एंड जो इस सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस को कहते हैं नेट प्रोसीड। क्या कहते हैं? नेट प्रोसीड। इसको पी से भी डिनोट करते हैं, P0, ठीक है। कैलकुलेट करना है बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है, KD, शॉर्ट में इसे कहते हैं KD। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट, टैक्स नहीं है इसलिए माइनस नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या फिर P0। ओके, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। कूपन रेट 10% दिया हुआ है और फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है। 10% इंटू 1000 इक्वल टू 100। इंटरेस्ट आ गया ₹100 है। नीचे मार्केट प्राइस लेना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस 950। ध्यान रखना है, डिवाइड आप फेस वैल्यू से नहीं कर देना है। ध्यान रखना है, डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं कर देना है। रिपीट 3 बार मैं कर रहा हूँ। डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं करना है, सेल प्राइस से करना है, P0 से करना है, ठीक है। 950 से डिवाइड करो। और यहाँ पर सोचो, 950 ऊपर में 100 है, अगर 10% होगा तो कितना होगा? 95। अगर 1% और जोड़ेंगे तो 9.5 हो जाएगा। इट मीन्स 11% ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, 10% और 11% के बीच में ही। इस सभी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो कॉमन सेंस दौड़ाना इस हिसाब से। देखो, 95 + 9 जोड़ो, कितना हो गया? 104.5। लेकिन 100 ही ऊपर है, तो इसका मतलब 10 से बड़ा और 11 से छोटा वाला परसेंट चूज कर लो। यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए 10.53, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी 10%, ए नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सी 9.47%, ये तो और कम है, ए भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी 11%, 11% में ज़्यादा हो रहा है, ए भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 10.53 हो जाएगा। या फिर आप इसको डिवाइड करके देख लेना, या फिर कॉमन सेंस दौड़ाना, जिससे अगर आप कॉमन सेंस दौड़ाओगे तो टाइम बच जाएगा। तो आंसर को भी, ऑप्शन को भी एनालाइज करते हुए आपका दिमाग दौड़ाना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, चलो आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसी में रिडीमेबल डेट का ही है, इरिडीमेबल डेट का ही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आफ्टर टैक्स। वो बिफोर टैक्स था, बिना टैक्स का, इसमें टैक्स है। तो दिमाग लगाना कि टैक्स, यार टैक्स किस पर लगता होगा? क्या फेस वैल्यू पर या सेल प्राइस पर? ना, फेस वैल्यू पर नहीं, सेल प्राइस पर नहीं, सेल प्राइस पर क्या टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, जो कि इंटरेस्ट सेव करता है। इंटरेस्ट टैक्स को सेव करता है। कैसे? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते होगे PL अकाउंट, PL अकाउंट में डेबिट करते होगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, 100 रुपीज़। तो इसके कारण जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। इंटरेस्ट जब PL में डेबिट करते हैं तो जितना से इंटरेस्ट डेबिट करेंगे उतना से नेट प्रॉफिट कम जाएगा, और नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। इसलिए जितना इंटरेस्ट रहेगा
उसके अनुसार जो टैक्स का रेट रहेगा उस टैक्स रेट में इंटरेस्ट रेट सेव हो जाता है। ठीक, मान लिया जाए 1000 यहाँ इंटरेस्ट है और टैक्स रेट 20% है, तो 1000 इंटू 20%, 200 रुपया, इससे कहते हैं टैक्स सेव या टैक्स शील्ड। इसका जो लीगल लैंग्वेज है इसको कहते हैं टैक्स शील्ड, इसी को कहते हैं टैक्स सेव। तो इंटरेस्ट टैक्स सेव करता है, इंटरेस्ट टैक्स सेव करता है, इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन करेंगे इसमें इंटरेस्ट में टैक्स को लेस करेंगे एंड मार्केट प्राइस को डिवाइड करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, यहाँ कूपन रेट, फेस वैल्यू 1000, इसका इंटरेस्ट निकल गया 100 एंड बाउंड सोल्ड किया 950 में। यहाँ पर लिखते चलो इंटरेस्ट 100, बाउंड सोल्व किया 950 में एंड 30% टैक्स है। 100 में 30% टैक्स को लेस करो। जब 100 में 30% टैक्स लेस करोगे ये आ जाएगा आपको 70 डिवाइडेड बाई 950। अब दिमाग दौड़ाओ, देखो ऑप्शन को देखो और दिमाग दौड़ाना है। जो 950 है अगर 10% लोगे, 10% कितना आता है 95, लेकिन यहाँ 95 से कम है, तो 10% या उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, हर हाल में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को काटो, ऑप्शन सी को काटो, बच गया 2 ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को देखो, अगर 5% लोगे तो 47.5 आएगा 5% में। 2% लोगे, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करना, इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन 7.37% हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 7.37% हो जाएगा। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डेट में देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करने का। अभी आपने देखा ई रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट का मतलब, ई रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, रिडीम नहीं करेंगे। जब रिडीम नहीं करेगा तो ईयर से लेने देने का कोई सवाल ही नहीं उठना है। जब रिडीम करेगा तो सवाल उठता है कितने साल में रिडीम करेगा भाई, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल। एक बात मैं बता दूं, जब ईयर की बात आया तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू होता है और डेट मैक्सिमम 30 ईयर के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब ईयर की बात कर रहा हूँ तो ये दिमाग में आ गया, ये लॉ बोलता है। तो बात है कितने ईयर, तो ईयर का कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा। इसमें भी देखेंगे आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। फर्स्ट देखते हैं आफ्टर टैक्स वाला। अ कंपनी इशू रिडीमेबल बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ₹1000, अ कूपन रेट 8%, कूपन रेट 8% दिया हुआ है, नेट इशू प्राइस 950 एंड बाउंड इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, बाउंड रिडीम कर रहा है 5 साल के बाद। देखो एक नया पोर्शन आ गया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स वाला है, सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है बिफोर टैक्स वाला है, टैक्स का कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा। अब इसमें पहले क्या करना है कि हमें फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 8%, इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 का 8% 80 रुपया एंड इशू प्राइस आपको यहाँ दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही इजी है। कॉस्ट ऑफ डेट जब कैलकुलेट करने के लिए दिया रहेगा और रिडीमेबल डेट की बात करेगा, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, इसको होल डिवाइडेड करेंगे
रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज निकाल लेंगे एंड ऊपर रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड को डिफरेंस निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा इंटरेस्ट में ऐड करेंगे और एवरेज प्राइस जो निकल के आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 80 रुपया आया। यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपये, रिडीमेबल बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ₹1000 में नेट प्रोसीड ₹950 एंड नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर दे रखा है 5 ईयर। 5 से डिवाइड करो और होल डिवाइड करेंगे 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 975, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे 1000 माइनस 950 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर 10 आएगा। अब यहाँ इजी हो गया, 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 975 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 975। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपको निकल के आ जाएगा 9.23%। आंसर निकल के आएगा 9.23%। यहाँ पर देखो, अगर 10% लेंगे तो 97.5 आएगा और यहाँ 90 है, मतलब 10% से कम ही आएगा। तो डिवाइड करके आप निकाल लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 9.23%, ऑप्शन 4। चलो इसी का नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आप विथ टैक्स के साथ देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, टैक्स के साथ में क्या है, इंटरेस्ट में टैक्स को लेस करेंगे, बाकी तो सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, कंपनी इश्यू रिडीमेबल बॉन्ड फेस वैल्यू ₹1000, रेट 8% कूपन रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट 80 रुपया निकल आया, नेट इश्यू प्राइस 950, बॉन्ड का रिडीमेबल ईयर दे रखा है 5 साल के बाद रिडीम करेगा एंड कॉर्पोरेट टैक्स 30% दे रखा है। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना और बाकी सभी चीज़ सेम प्रीवियस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। और प्रीवियस कैसे सोल्व किए थे, 80 इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड 50 आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, 975 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करोगे 2 से। अब यहाँ पर ये जो कैलकुलेट करके आया 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 975 इक्वल टू 90 प्लस 975। इसको कैलकुलेट करोगे 19.23%। अब इसमें लेस कर देना है 30% टैक्स, या फिर आपको 9.23 में मल्टीप्लाई कर देना है 70% से। आपको जो भी आसान लगे उस टाइप से आप कर लेना। आसान मल्टीप्लाई करने में ही लगेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देना और जो वैल्यू आएगा 6.46%, यही आंसर हो जाएगा आपका 6.46%। तो विथ टैक्स और विदाउट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को भी देख लिए। कॉस्ट ऑफ डेट का चारों मेथड देख लिए हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, दोनों में प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलें। सांस लेना है तो ले लो भैया, पानी वानी पी लो, क्योंकि दिमाग गया होगा भूतिया। तो पानी वानी पी लोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड आगे बढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की ओर। एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बस देखते हुए ख़त्म हो गया। एक ऐसे क्या जादू है, जादू है जादू।
देखो कॉस्ट ऑफ डेट जिस तरीके से निकाला ना 4 तरह से, उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होता है। एंड जैसा कि मैंने बताया था ना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, एक कंपनी एक्ट बोलता है। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में रिडीम कितने साल में करेगा, ईयर दिया हुआ रहेगा। एंड इन दोनों में से आपको विथ टैक्स पूछेगा और विदाउट टैक्स पूछेगा। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड इसमें खास बात क्या है ना, प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड। एंड डिविडेंड जब देते हैं, डिविडेंड नेट प्रॉफिट से देते हैं, इसलिए टैक्स का कोई लोचा ही नहीं रहेगा, टैक्स का कोई लोचा ही नहीं रहेगा। तो मैं एक क्यों बता रहा था, बस एक नॉलेज के लिए कि इसको ध्यान में नहीं रखना है। बस सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन इससे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन आ गया, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच, नेट इशू प्राइस ₹90, नेट इशू प्राइस 90 है, फेस वैल्यू 100 है, एनुअल डिविडेंड 8 पर शेयर दिया जा रहा है, डिविडेंड 8 रुपया पर शेयर दिया जा रहा है, एंड रिडीम 4 साल में किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है, बस इंटरेस्ट के जगह यहाँ डिविडेंड पुट करो, बस आंसर निकल आया। यहाँ डिविडेंड देखो 8 रुपया दिया हुआ है, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेट करो, सो सिंपल, सो सिंपल। यहाँ देखो, इसको जब कैलकुलेट करोगे 95 आएगा, एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे यहाँ 10 आएगा, 10 में डिवाइड करो 4 से 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.5, तो 8 प्लस 2.5, 8 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 95 इक्वल टू 10.25 डिवाइडेड बाय 95। अब यहाँ से देखो, अगर 10% लेंगे तो 9.5 आएगा, और यहाँ वैल्यू 9.5 से ज़्यादा है। इट मीन जो भी ऑप्शन 9.10% से ज़्यादा रहेगा, जो भी ऑप्शन, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहीं से देख लो, ऑप्शन ए गलत है, 10% से कम है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 4 भी गलत है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दिमाग भी दौड़ाना है, ऑप्शन को भी रीड करना है, ऐसे नहीं कि लगे हुए हैं एकदम पूरा, क्या बोलता है कि डिवाइड करने में पूरा फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे ऑप्शन, अरे यार दिमाग ठोकेंगे, 1-2 मिनट में बर्बाद कर दिया। तो ऑप्शन को भी देखना है ताकि आपका 2-3 मिनट बर्बाद ना हो। ठीक है बंधु, अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, इसी को मार्केट प्राइस भी कहते हैं या सेल प्राइस कहते हैं। यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू दिया हुआ है 100 एंड इशू प्राइस 85 दिया हुआ है, 85 इशू प्राइस, एंड डिविडेंड 9 रुपीज़ दिया हुआ है, 9। बस इसको डिवाइड करो, आंसर आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, इसका 10% 8.5 आएगा, मतलब कि यहाँ 9 है, तो 10% से ज़्यादा वाला आंसर होगा। ऑप्शन 1 को तो काट दो, ऑप्शन 2 को भी काट दो, ऑप्शन 3 और 4 में आप देखो, इसको कैलकुलेट कर लेना। बाकी मैं तो इसका सॉल्यूशन से टिक मार दूंगा, आप कैलकुलेट करना। 10.59 आएगा,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा सी। तो देखा आपने क्या क्या पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 11 तरह के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। देखा, अब आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी 1-2 नज़र डाल लेते हैं। प्रैक्टिकल बहुत हो गया। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखो। दिसंबर 2019 में पूछा गया यूजीसी नेट एग्जाम में। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड था, बताओ भाई, कौन था? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड डिविडेंड डिसीजन में आपको 2 टाइप के आगे पढ़ने के लिए मिलेगा रिलेवेंस थ्योरी में। रिलेवेंस थ्योरी एक है डिविडेंड डिसीजन में, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन में रिलेवेंस थ्योरी, इसमें 2 प्रकार के थ्योरी दिया हुआ है रिलेवेंस में। एक गॉर्डन मॉडल, दूसरा वाल्टर मॉडल। तो इस 4 प्रकार से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखो CAPM, यस। गॉर्डन मॉडल, यस। अर्निंग यील्ड मेथड, यस। ये भी एक मेथड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिस्क फ्री रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाई CAPM मॉडल। यहाँ पर देखो, अगर रिस्क फ्री रेट इंक्रीज रहेगा, रिस्क फ्री रेट ज़्यादा होगा, इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसमें क्या देखा था कि जो रिस्क फ्री रेट था, रिस्क फ्री रेट में बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, या तो रिस्क प्रीमियम में रिस्क फ्री रेट को लेस करके, या फिर बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम से, ठीक है। इस टाइप से अगर रिस्क फ्री रेट इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। होगा ना भाई, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चन है। आपको थ्योरी दिख रहा है, बट न्यूमेरिकल टाइप के एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो एक और थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद वाल्टर और गॉर्डन मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, व्हाट डज द हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट द कंपनी प्रोजेक्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हायर रहेगा तो यह इंडिकेट क्या करता है कंपनी प्रोजेक्ट में? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यह रिस्क से रिलेटेड होता है। अगर वेटेड एवरेज कैपिटल हाई रहेगा तो रिस्क भी हाई होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर लेस रहेगा, रिस्क भी लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट क्या करेगा? मोर रिस्क। क्या करेगा? मोर रिस्क। वन मोर अगेन क्या करेगा? मोर रिस्क। अब चलो, अब आ गया जिसका इंतजार था, डिविडेंड डिसीजन का वाल्टन मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। देखो, अगर इसका मैं बुक की भाषा में चलूँगा, बुक की जो फार्मूला है उस हिसाब से बताऊँगा, तो आपका दिमाग तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाता है। उतना लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट लगेगा। क्वेश्चन हमें 30 सेकंड में सोल्व करना है, 10 मिनट टाइम लगाएंगे, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो 30 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाए, इसके लिए मेरे मेथड से चलना। वाल्टर मॉडल में अगर प्राइस पर शेयर निकालने के लिए बोलेगा तो EPS दिया रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। आगे दिखाता हूँ,
ईपीएस को दो भाग में डिवाइड करने हैं। एक पे आउट रेशियो दिया रहेगा, पे आउट रेशियो दिया रहेगा, इसी को कहते हैं डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। पे आउट रेशियो किसको इंडिकेट करता है? डीपीएस को, डिविडेंड पर शेयर। एंड ईपीएस जितना परसेंट रहेगा, मान लिया जाए 40% डीपीएस है, तो यहाँ 40% डिविडेंड पर शेयर हो गया। ईपीएस 4 रुपया है तो इसका 4 रुपया डीपीएस हो गया। एंड बैलेंस 60% हो गया, ₹6। तो ये जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दोनों में से एक ही दिया रहेगा, या तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है। दोनों में से जो भी रहेगा बैलेंस पोर्शन को उससे मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड करना है रेट ऑफ रिटर्न से, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा, या रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा। इन तीनों में से कोई भी दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देना है और इसका होल डिवाइड करना है यही रेट ऑफ रिटर्न से या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से या मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट से, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सभी एक साथ नहीं देगा, ध्यान में रखना है, सभी एक साथ नहीं देगा, एक ही चीज़ दिया रहेगा। मैं तीनों क्यों लिखा हूँ? ताकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी शब्द आए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सभी एक ही हैं, सभी जुड़वा भाई है, एक ही का नाम अनेक तरीके से लिया जाता है। चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। ए रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर रवि कॉर्पोरेशन EPS 4 एंड ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18% दिया हुआ है, रेट ऑफ रिक्वायर बाय शेयर होल्डर 15% दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न 80%, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18% एंड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को कहते हैं ROR 15%। व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर, क्या निकालना है? प्राइस पर शेयर निकालना है वाल्टर मॉडल के हिसाब से, और पे आउट रेशियो 40% दिया हुआ है। पे आउट रेशियो मीन्स DPS, डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पर देखो EPS दिया हुआ है 4 रुपीज़, EPS 4 रुपीज़ दिया हुआ है। इसको दो भाग में डिवाइड करो, एक DPS में, DPS 40% दिया हुआ है, तो 4 रुपीज़ का 40% 1.6 हो जाएगा, 416 प्लस इसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना हो गया? 60%, इट मीन्स 2.4। इस बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 18% से एंड डिवाइड कर देंगे 15% से, 15% से, एंड इसका होल डिवाइड करेंगे 15% से। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 18 डिवाइडेड बाई 15, इसको काटो तो 1.2 आएगा, ठीक है। अब 2.4 इंटू 1.2 इसको मल्टीप्लाई करो। देखो कितना कैलकुलेशन मैं इजी कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप बुक के लैंग्वेज में जाओगे ना तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। दिखाता हूँ ना बुक का जो किस तरीके से सोल्यूशन देता है। 1.6 हो गया, ये जस्ट के तस्त उतर गया, मैं पूरा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, प्लस 2.4 इंटू 1.2 इसको मल्टीप्लाई करो तो 2.4 प्लस 4.48 ये हो गया 2.88 डिवाइडेड बाय 15%। इसको ऐड करो इन दोनों को, कितना हो गया
4.48 4.48 डिवाइडेड बाई 15%। परसेंट को हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आएगा 29.87 रुपीज़ में आएगा। ध्यान रहे रुपीज़ में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन ए 29.87 रुपीज़। अब इसका बुक का सॉल्यूशन दिखाऊं? देखो, देखिए लो, इसको देखो, इसको देखो, समझ में आएगा कितना ये दिमाग ख़राब किया है बुक ने। स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 2 में, स्टेप 1 में फार्मूला लिखा, उसको डिस्क्राइब किया, स्टेप 2 में आइडेंटिफाई किया कि विन वैल्यू फलाना ढिमका कौन कौन वैल्यू दिया हुआ है, स्टेप 3 में कैलकुलेट किया फार्मूला के अनुसार, स्टेप 4 स्टेप 5 वगैरह वगैरह करके अभी और चलो यहाँ पर जाकर फाइनली आंसर ये निकाला है। देखो 29.87%, 29.87 रुपीज़। तो आपका कैलकुलेशन मैं बहुत ही इजी कर दिया हूँ, कुछ नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो ईपीएस दिया हुआ रहेगा, ईपीएस को 2 भाग में डिवाइड कर देना है। पे आउट रेशियो प्लस जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस को रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, एंड इसका होल डिवाइड करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से। इसको कैलकुलेट करो, आंसर ले लो। बस इस बुक के मेथड से आप जाओगे, आपका 10 मिनट बर्बाद होगा। इस मेथड से मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा 30 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे। अगर कितना भी स्लो रहेगा 1 मिनट में आप पक्का सोल्व कर लोगे, श्योर। चलो, वाल्टर का तो देख लिया। जब देख लिया तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 4 क्वेश्चन पहले और 1 क्वेश्चन यहाँ। अ कंपनी ईपीएस बता रखा है 15 रुपया पर शेयर ईपीएस, मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लीकेबल टू द कंपनी। यहाँ पर देखो मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ रहेगा, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हुआ रहेगा, या मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा रहेगा, बात बराबर है। 12.5% मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग कैन बी री इन्वेस्ट एट IRR 10%। अब यहाँ पर देखो IRR दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में ROI दिया हुआ था, ठीक है। द कंपनी पेइंग आउट 5 डिविडेंड। अब यहाँ पे आउट रेशियो नहीं दिया हुआ है, पे आउट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सीधे रुपया निकाल के दे दिया हुआ है। तो इसका मैं कुछ अगर बताऊं तो जो ईपीएस 15 रुपया है, यहाँ 15 रुपया ईपीएस है, इसको 2 भाग में डिवाइड करो। पे आउट रेशियो 5 रुपया दिया हुआ है, प्लस बैलेंस कितना बच गया 10 रुपया। 10 रुपया को मल्टीप्लाई किससे करोगे, IRR से 10% से, एंड डिवाइड किससे करोगे, रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट से डिवाइड करोगे 12.5%, इसका होल डिवाइडेड बाय 12.5%। अब इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर बता दो, मैं इतना आपको हेल्प कर दिया हूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, गोल्डन मॉडल वाला। इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए बोलेगा तो डीपीएस को डिवाइड कर देना है रेट ऑफ रिटर्न से। अगर डीपीएस मिसिंग रहेगा, क्वेश्चन में डीपीएस नहीं दिया रहेगा, तो ऊपर इसे कैलकुलेट कर रहे थे ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो। अगर पे आउट रेशियो नहीं दिया रहेगा तो एक रेशियो आपको दिया रखेगा रिटेंशन रेशियो। जो रिटेंशन रेशियो दिया रहेगा उसमें से
जो बैलेंस बचेगा 100% माइनस रिटेंशन रेशियो लेस कर दोगे, पे आउट रेशियो निकल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया, रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट दिया रहेगा। इन तीनों में से कोई एक दे रखेगा, इसमें से लेस करेंगे ग्रोथ रेट को। अगर ग्रोथ रेट मिसिंग रहेगा तो कैलकुलेट करके निकालना है। कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दे रखेगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखेगा, एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है। EPS ₹10 दिया हुआ है। IRR 8% दे रखा है। रिटेंशन रेशियो 60% दे रखा है। रिटेंशन रेशियो दे रखा है, पे आउट रेशियो नहीं दे रखा हुआ है। तो जब 60% रिटेंशन रेशियो है तो पे आउट रेशियो कितना होगा भाई? 40%। 100% माइनस 60% करो, 40% पे आउट रेशियो निकल गया। देन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है एज पर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू DPS कैलकुलेट कर लेंगे। EPS दे रखा है एंड यहाँ पर पे आउट रेशियो 40% निकालनी है। तो 10 × 40%, ये निकल आया DPS कितना? ₹4। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट। देखो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दे रखा है। 10% माइनस करेंगे ग्रोथ रेट को। ग्रोथ रेट दे रखा है कहीं पे? नहीं दे रखा है। तब क्या करेंगे? ग्रोथ रेट निकालेंगे। इससे IRR 8% दे रखा है। 8% IRR मल्टीप्लाई करेंगे रिटेंशन रेशियो 60% से। 8×48 यानी कि 4.8%। अब 10% माइनस 4.8% करो। ऊपर ₹4 आ गया एंड नीचे 5.2%। अब परसेंट को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 5.2। ई पॉइंट हटा दो, 52 रहने दो, एक जीरो और बढ़ा दो। अब इसको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे इसका आंसर आ जाएगा ₹77। ठीक है, आई होप आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्यान दो, एजम्पशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में एजम्पशन आता है रिलेवेंस थ्योरी एंड इररिलेवेंस थ्योरी। एंड जैसा कि मैंने बताया था, रिलेवेंस थ्योरी में वाल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेवेंस थ्योरी कौन कौन है। ऑप्शन देगा वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड MM हाइपोथेसिस या मोदिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 होगा। हाइपोथेसिस का करेक्ट ऑप्शन नहीं देना है। हाइपोथेसिस MM अप्रोच जो है ये इररिलेवेंस थ्योरी दर्शाता है। इररिलेवेंस थ्योरी MM का कहना है कि 100% डिविडेंड मान लो। 100% डिविडेंड मतलब डिविडेंड का इररिलेवेंस मानो, कोई मतलब नहीं है। 100% डिविडेंड दे दिया, बात ख़त्म करो। लेकिन वाल्टर और गॉर्डन आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वाल्टर मॉडल का एजम्पशन कुछ इस तरह से है, जितने भी फाइनेंसिंग होगा ऑनली रिटेन अर्निंग को लेंगे एंड सभी फाइनेंसिंग में कांस्टेंट होगा EPS, DPS
रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इस सभी कांस्टेंट रहेगा वाल्टर मॉडल में। मैं देखो क्रक्स में बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी आपको पढ़ा हुआ है। एंड फर्म का जो लाइफ रहेगा परपेचुअल मीन्स इन्फिनिटी, सतत चलता रहेगा, इंडिफिनिट लाइफ रहेगा। ध्यान में रखना है, चाहे वाल्टन मॉडल हो या गोडल मॉडल हो, दोनों का लाइफ रहेगा इंडिफिनिट परपेचुअल। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्डन मॉडल का सेम एजम्पशन लाइक वाल्टन मॉडल की तरह, ओनली रिटेन अर्निंग इसमें लेंगे, कांस्टेंट रहेगा सब, ईपीएस, डीपीएस, आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट। इसमें एक और पॉइंट आया था ग्रोथ रेट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। एंड लाइफ जैसा कि मैंने बताया परपेचुअल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब फिनाइट नहीं रहेगा। फिनाइट का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड, लिमिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, एंड जो गोल्डन था ना, इसी ने वर्ड इन हैंड थ्योरी का डेवलपमेंट किया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच की बात किया जाएगा ना क्वेश्चन में, तो गोल्डन ऑप्शन क्लिक करना है। अब चलो एमएम हाइपोथेसिस की ओर। एमएम हाइपोथेसिस में क्या है, एमएम हाइपोथेसिस में इसमें नो टैक्स, टैक्स की बातें नहीं करता है, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात नहीं करता है, एंड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट की बात नहीं करता है, यानी फ्यूचर प्रॉफिट अनसर्टेन मानता है। ठीक है, इसमें डिविडेंड 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और सोर्स केवल दो ही होता है, डेट और इक्विटी। और जैसा कि आपको पता है इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली होता है डेट की तुलना में, डेट सस्ता होता है, इक्विटी महंगा होता है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है। कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, एंड डेट सस्ता होता है और रिस्क भी इसमें कम होता है। ठीक है, अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लो जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, फटाफट देखते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। विच कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजम्पशन ऑफ वाटर डिविडेंड मॉडल। वाटर डिविडेंड मॉडल में एजम्पशन को देखना है। द कंपनी हैज़ ए वेरी लॉन्ग एंड परपेचुअल लाइफ। जी हाँ, परपेचुअल लाइफ था ना, वाटर और गोल्डन दोनों परपेचुअल लाइफ। ऑल द अर्निंग आइदर री इन्वेस्ट इनिशियली और डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। हाँ, ये भी करेक्ट है। देयर इज ए नो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी, एक गलत है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कंपनी होता है, नो नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखा था ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डीपीएस, ईपीएस वगैरह कांस्टेंट था, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी करेक्ट है, पॉइंट सी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग assumption इज नॉट इंक्लूड इन द जेम्स ई वाटर वैल्यूएशन मॉडल। कौन सा एजम्पशन नहीं है, ध्यान रहे कौन सा एजम्पशन नहीं है। ऑल द फाइनेंसिंग बाई रिटेन अर्निंग ओनली, क्या मैंने लिखा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वाल्टर और डिविडेंड में क्या लिखा था, ऑल फाइनेंसिंग क्या रहेगा, रिटेन अर्निंग। ऑल फाइनेंसिंग क्या रहेगा, ओनली रिटेन अर्निंग। आ गया ना, दोनों में वाल्टर और गोल्डन में ओनली रिटेन अर्निंग, एंड सभी कांस्टेंट रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बोला, नो चेंज इन द वेरिएबल सच एज ईपीएस, डीपीएस। यस, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। ये भी पॉइंट सही है। द फर्म हैज़ फिनाइट लाइफ, क्या फिनाइट लाइफ है, लिमिटेड लाइफ है, नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ एजम्पशन बोल रहा है कौन नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिनाइट लाइफ नहीं, इनफिनिटी लाइफ, इनडिफिनिट लाइफ होता है। ऑप्शन डी, ऑल द अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड और री इन्वेस्ट इनिशियली इमीडिएटली, ये भी एजम्पशन है। तो एजम्पशन ए, बी और डी है, एजम्पशन सी नहीं है, और ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग शेयर होल्डर फ्रॉम द डिविडेंड इज कॉल्ड।
जो पोर्शन ऑफ अर्निंग का डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पे आउट रेशियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया ना, पे आउट रेशियो, बस इसमें देखना क्या है, पे आउट रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एजम्पशन नोट कवर अंडर वाटर मॉडल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा एजम्पशन कवर नहीं है? ऑल फाइनेंसिंग डन थ्रू रिटेन अर्निंग, जी हाँ ये तो एजम्पशन है। फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जी हाँ कांस्टेंट रहेगा। द फर्म हैज़ इन्फिनिटी लाइफ, यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ना, इन्फिनिटी लाइफ की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी लाइफ है, ये भी है एजम्पशन। ऑप्शन डी, द के वेरिएबल लाइक EPS DPS कीप चेंजिंग, भाई चेंज कहाँ होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ए एजम्पशन नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और है, ख़त्म जल्दी से करते हैं। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप बाय, कौन था? गॉर्डन, मेयर गॉर्डन, कौन था? गॉर्डन। वी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशन ऑफ MM हाइपोथेसिस, MM मॉडल का कौन सा एजम्पशन नहीं है? एजम्पशन देखो, परपेचुअल कैपिटल मार्केट एजम्पशन है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ये भी एग्जम्पशन है, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, यूनिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट नहीं, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ टैक्स, हाँ एब्सेंस ऑफ टैक्स है, ये भी एजम्पशन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो एजम्पशन नहीं है MM मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, हु एमंग द फॉलोइंग हेल्ड दिस ऑप्शन। अब कहता है नॉट रिलेवेंट, डिविडेंड रिलेवेंट नहीं है, इट मीन्स इररिलेवेंस थ्योरी की बात कर रहा है, इररिलेवेंस थ्योरी की। इररिलेवेंस थ्योरी कौन है? एक ही है भैया, MM अप्रोच, MM मॉडल कौन है? मोदिग्लानी मॉडल, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवा समाप्त करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? डिविडेंड पे आउट रेशियो रिफ्लेक्ट द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग, यस टोटल अर्निंग का पोर्शन को डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं, ये सही है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर होल्डर को देते हैं उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं, जी हाँ उसी को कहते हैं। ऑप्शन बी, वर्ड इन हैंड आर्गुमेंट गिवन बाय गॉर्डन मॉडल, वर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दिया था? गॉर्डन। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, MM मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पे आउट इज ए वेरी रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म, देखो वेरी रिलेवेंट भाई, MM तो खिलाफ है, डिविडेंड के खिलाफ है, ये रिलेवेंस थ्योरी की बात करता है, तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, वाटर मॉडल सजेस्ट द डिविडेंड पे आउट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस, क्या बात कर रहा है? वाटर और गॉर्डन तो कहता है कि डिविडेंड मार्केट शेयर पर इम्पैक्ट करता है, तो डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो ए और बी, ऑप्शन ए एक में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आप पेशेंस के अनुसार देखे हो, यकीन मानो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिजनेस फाइनेंस से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सभी लोग ताकेगा, इधर उधर देखेगा, आप 30 सेकंड में सोल्व करके आगे निकलोगे। तो डिविडेंड मॉडल से क्वेश्चन आवे या कैपिटल कैलकुलेट करने का सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। आशा करता हूँ सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। लिवरेज को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिकल मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। वीडियो को कहीं भी एस्केप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो
आपको लिवरेज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी द एंड करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, इन 3 लिवरेज में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी एक टाइप के लिवरेज से पूछ लिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लिवरेज टॉपिक को रिवीजन करना। देखो, अगर लिवरेज की बात किया जाए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म विथ हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हैज, अगर फर्म में हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, लो फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन बी, हाई वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड ऑप्शन सी, हाई फिक्स कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑप्शन डी, लो वेरिएबल कॉस्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इससे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ। देखो, लिवरेज निकालने का एक मेरे तरीके से चलना, सेल में जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो EBIT निकलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे EBIT निकल जाएगा। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। एंड देखो, कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में कौन सा सेगमेंट है, कौन सा वेरिएबल है जो कि दोनों को एक दूसरे से फर्क करता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के कारण ही कंट्रीब्यूशन और EBIT के वेरिएबल चेंज होते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सेल 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 20 है, तो कंट्रीब्यूशन 80 हो जाएगा। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 20 है, तो EBIT 60 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, जो भी आए 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.33 आई थिंक आएगा। अब मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, 20 के जगह 40 रखते हैं। सेल 100, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 80, फिक्स कॉस्ट बढ़ाकर 40 कर दिए हैं। यहाँ पर EBIT 40 हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, 80 डिवाइडेड बाई 40, 80 डिवाइडेड बाई 40। अब जो ऑपरेटिंग लिवरेज आया 2 आया। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा तो लिवरेज भी, ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सेल ऑफ फर्म आर 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 15 लाख, इंटरेस्ट 5 लाख, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है। उसी तरह से चलना है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल आपका दिया हुआ है 40 लाख, 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, कंट्रीब्यूशन 30 लाख। इसमें लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 15 लाख, ये निकल के आ जाएगा EBIT 15 लाख, EBIT 15 लाख। एंड इसमें जब इंटरेस्ट आप लेस करोगे, इंटरेस्ट 5 लाख, ये निकल जाएगा आपको EBT 10 लाख।
EVT 10 लाख, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज देखो, तीन तरह के लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मैं पूरा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका 5-10 क्वेश्चन के बराबर होगा, इसलिए मैं पूरा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। एंड फाइनेंशिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EVT, EBIT अपॉन EVT, EBIT अपॉन EVT। एंड कंबाइंड लिवरेज मीन्स कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट अगर EBIT में डिवाइड कर दोगे कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EVT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EVT। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशिंग लिवरेज, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपको निकल कर आ जाएगा, क्योंकि EBIT और EBIT यहाँ पर कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EVT बचेगा, यही हो गया कंबाइंड लिवरेज। या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज में फाइनेंशिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन से देखो, मैं पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के देखते हैं, पहले 30 हो गया एंड EBIT 15, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 हो गया, काटोगे 2 निकल गया। फाइनेंशिंग लिवरेज EBIT बटे EVT 15 डिवाइडेड बाई 10, काटो 1.5, फाइनेंशिंग लिवरेज 1.5 हो गया। कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EVT, कंट्रीब्यूशन आपको 30 लाख दिया हुआ है, EVT 10, इसको काटो 3 निकल गया, ठीक है। या फिर अदर मेथड से ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशिंग लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज, 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3, दोनों मेथड से 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंशिंग, कंबाइंड लिवरेज निकालना आ गया है। एक क्वेश्चन में आपको अनेकों आंसर मिल गए हैं। यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए बोला था, कंबाइंड लिवरेज 3 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अ फर्म वांट टू नो द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करेंट लेवल ऑफ सेल 6,000 यूनिट, ब्रेक इवन सेल 4,000 यूनिट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा अगर करेंट लेवल सेल 6,000 यूनिट दिया है एंड ब्रेक इवन सेल 4,000 यूनिट। एंड जैसा कि आपको पता है ब्रेक इवन सेल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन 4,000 यूनिट का अगर सेल किया जाएगा तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इस सिचुएशन को ब्रेक इवन सेल कहते हैं या फिर इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए करेंट लेवल सेल 6,000 यूनिट डिवाइडेड बाय करेंट लेवल सेल माइनस ब्रेक इवन यूनिट सेल, करेंट लेवल सेल डिवाइडेड बाय करेंट लेवल सेल माइनस ब्रेक इवन यूनिट, इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000 माइनस 4,000 2,000, इसको कट करो आ गया 3। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 हो गया, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है। अगेन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहले क्या करोगे, करेंट लेवल सेल को ऊपर रखोगे एंड
करेंट लेवल सेल में ब्रेक पॉइंट को लेस कर दोगे एंड जो आएगा कट कुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशिंग लिवरेज ऑफ द फर्म 3 और 2 respectively. If sale increase by 6%, then the earning before tax will be raised by। कह रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 3 एंड फाइनेंशिंग लिवरेज दिया हुआ है 2 निकालने की। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सेल इंक्रीज करेगा 6% से, तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होगा, ईवीटी क्या होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो सिंपल सा क्या करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशिंग लिवरेज इनटू जितना परसेंट सेल इंक्रीज करेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको दे रखा है 3, फाइनेंशिंग लिवरेज 2 एंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 6%। आप मल्टीप्लाई कर दो, 36% हो गया, इंक्रीज कर जाएगा ईवीआईटी। अगर सेल इंक्रीज करता है 6% तो ईवीआईटी इंक्रीज करेगा 36%। इट मीन्स अगर 1% सेल इंक्रीज करेगा तो इस केस में 6% ईवीआईटी इंक्रीज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, सेल ऑफ फर्म 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल कर बताना है। देखो, हमेशा मेरे मेथड पर चलना, बहुत ही आसान मेथड है। आपको करना क्या है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट करोगे ईवीआईटी आ जाएगा। यहाँ पर सेल दे रखा है 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 14 लाख, कंट्रीब्यूशन 34 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, ईवीआईटी 26 लाख एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पर निकाल लिए 34 लाख एंड ईवीआईटी 26 लाख। इसको कट करो, इसका आंसर आ जाएगा सी 1.31। तो इसी अनुसार आपको लिवरेज निकालना है, आपको फार्मूला रटना नहीं है, इस मेथड पर चलना है और सभी फार्मूला निकलते चलाएगा। जैसा कि शुरू क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तीनों फार्मूला किस तरीके से इस डायग्राम से निकलता है। आपको फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है, मेरा यकीन मानो। इस तरीके से आप बनाओगे कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। अगर फार्मूला पर जाओगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो फार्मूला इस फॉर्मेट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, if the firm sale increase 10% and it has degree of operating leverage of 4, what is the expected percentage increase in EVIT। अब करा EVIT इंक्रीज कितना होगा अगर सेल इंक्रीज हो रहा है 10% से। अगर सेल इंक्रीज हो रहा है 10% से और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 दिया हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईवीआईटी कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 4, 14%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस हिसाब से आपको निकाल लेना है 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 7 आ गया। अ फर्म हैज सेल 100 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख, फिक्स कॉस्ट 20 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 लाख, व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशिंग लिवरेज। अब फाइनेंशिंग लिवरेज
कैलकुलेट करने बोला है। सेल कितना दिया हुआ है 100 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 40 लाख, इसमें फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 20 लाख। ये आपका EBIT 20 लाख एंड EBIT में जब इंटरेस्ट लेस करोगे तो ये EBT आ गया। EBT इंटरेस्ट कितना है 10 लाख, EBT 10 लाख हो गया। एंड जैसा कि आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT होता है एंड फाइनेंशिंग लिवरेज का EBIT डिवाइडेड बाय EBT। डिग्री ऑफ फाइनेंशिंग लिवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यहाँ पर EBIT आपने निकाल लिया 20 लाख एंड EBT 10 लाख। ऑपरेटिंग फाइनेंशिंग लिवरेज 2। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज पूछता तो कितना हो जाता 40 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 2। अगर कंबाइंड लिवरेज पूछता तो कितना हो जाता कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT 4, या फिर इस हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशिंग लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में ताकि आपका नॉलेज भी टेस्ट हो। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 5 एंड फर्म का एक्सपीरियंस है या इंक्रीज 4% इन सेल इंक्रीज किया 4% एंड परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT कितना होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 दे रखा है एंड सेल 4% इंक्रीज कर रखा है, EBIT कितना % इंक्रीज करेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आशा कर रहा हूँ आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9, अ फर्म EBIT 50 लाख एंड द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट 10 लाख, व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशिंग लिवरेज क्या होगा। एंड जैसा कि आपको पता है फाइनेंशिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये फाइनेंशिंग लिवरेज निकल आएगा। एंड यहाँ पर अब देखो उसी तरह सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर सेल नहीं दिया हुआ है ना ही वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन भी नहीं निकला। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट EBIT निकल आएगा EBIT। देखो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, ये फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट इंटरेस्ट का है तो ये पोर्शन इंटरेस्ट का है, फिक्स कॉस्ट में नहीं लेस करेंगे, इंटरेस्ट का अलग से लेस होता है। तो फिक्स कॉस्ट भी नील हो गया, EBIT कुछ नहीं हुआ। चलो अब देखो लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10 लाख। EBIT दे रखा था, देखो EBIT 50 लाख दे रखा था, सॉरी 50 लाख दे रखा है। EBT निकल आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 40 लाख निकल आया। तो EBIT भी निकाल लिया, EBT भी निकाल लिया। अब फाइनेंशिंग लिवरेज निकालना आसान हो गया, 50 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। इसका करेक्ट ऑप्शन 1.25 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको लिवरेज निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ना ही फॉर्मूला रटने का लोचा ही रहेगा, लोचा ही खत्म कर दिया फॉर्मूला रटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ फर्म हैज़ फॉलोइंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 4 दे रखा है, फाइनेंशिंग लिवरेज 2 दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज निकालना है। सिंपल सी कंबाइंड लिवरेज, शुरू में फॉर्मूला बताया था ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज 4 इंटू फाइनेंशिंग लिवरेज 2, कंबाइंड लिवरेज 8। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देख रहे हो कितना इजी से निकलेगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। एक और लिवरेज के अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना का।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं बताऊंगा। जिस हिसाब से बुक में दिया हुआ रहता है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और इसको निकालने का बहुत लंबा चौड़ा मेथड। देखो, हमें सीए का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि लंबा चौड़ा मेथड से हमें लिखना है। यहाँ पर हमें जितना भी आसान हो सके उतना आसान से एमसीक्यू सोल्व करना है। तो हमें फॉर्मूला लिखने या फिर डिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आंसर सटीक तरीके से करेक्ट निकल जाए। तो उसी के लिए इंडिफरेंस पॉइंट का एक अचूक रामबाण, मैं मोहिनी बाण आपको बताऊंगा कि एक बाण मारोगे इंडिफरेंस पॉइंट 10 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा। यकीन मानो, अगर 10 सेकंड में नहीं होगा वीडियो को डिसलाइक करके जाना, अगर हो जाएगा लाइक करके जाना। 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर इसका सॉल्यूशन मैं पहले दिखा दूं तो देखो, सॉल्यूशन को देखो कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। इस हिसाब से इतना लंबा चौड़ा। मैं एक बात बताऊंगा और पूरा ये सॉल्यूशन आपको चुटकी में निकलेगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। गणेश लिमिटेड इज सेटिंग अप प्रोजेक्ट विथ कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख। कैपिटल आउटले 60 लाख दिया हुआ है, कैपिटल 60 लाख दे रखा है। इट हैज टू अल्टरनेटिव इन फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। दो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ए, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 में बोला कि 100% इक्विटी फाइनेंस रहेगा, यानी कि फर्म जो रेज करेगा 100% इक्विटी रेज करेगा। अल्टरनेटिव 2 में बोल रहा है कि डेट और इक्विटी दोनों रेज करेगा और इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, डेट 2 और इक्विटी 1। ठीक है, इट मीन्स 60 लाख का 2 डेट होगा, 1 इक्विटी होगा, 40 लाख डेट होगा, इक्विटी 20 लाख होगा। इशू इक्विटी शेयर 10 इच, चलो ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट 18% पर एनम। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव मेथड। अब इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है दोनों अल्टरनेटिव मेथड में। तो मैं इसका सिंपल सी बात बोलूं तो जो कैपिटल है ना, इस कैपिटल में इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देना, इंडिफरेंस पॉइंट निकल आएगा। चाहे जितना भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट से पूछे गए, सभी क्वेश्चन को देखो और डेब्ट का इंटरेस्ट परसेंटेज को कैपिटल में मल्टीप्लाई करो, आपका इंडिफरेंस पॉइंट निकल आएगा और वही करेक्ट आंसर होगा। अब इसका कैलकुलेट करो, 60 लाख इंटू 80%, 60 लाख इंटू 18%, एक कैलकुलेट करोगे 10,80,000 आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यकीन मानो, इस मेथड से चलोगे तो इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना लंबा चौड़ा आप सॉल्यूशन निकालने चलोगे तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन हमें ट्रिक से निकालना है। माना कि मेरा तरीका गलत है लेकिन आंसर सही है, आंसर सटीक निकलेगा। तरीका गलत है, फॉर्मूला को मैं तोड़ मड़ोड़ दिया हूँ, वो अलग मैटर है। हमें एमसीक्यूज को सोल्व करने का ये ज़रूरी नहीं कि हमें जिस हिसाब से बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है उसी अनुसार चलें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जल्दी से जल्दी किस तरीके से सोल्व करके निकलना है वो तरीका ध्यान में रखना है। तो तरीका यही है कि कैपिटल में इंटरेस्ट का रेशियो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल आएगा इंडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। तो जितना इंटरेस्ट है, जितना खर्च, जितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो टोटल खर्च हो गया। उस टोटल खर्च जब उतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट इतना खर्च में अगर इतना प्रॉफिट आ रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा।
इस हिसाब से देखा जाए कि जितना कॉस्ट रहेगा उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस निकल आया। इसलिए मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट का रेशियो है, जो इंटरेस्ट है उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट में, वो आ गया आपका डिफरेंस पॉइंट। चलो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अनीता लिमिटेड कंसीडर द न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9 करोड़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 9 करोड़। इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म 12% एंड द कॉर्पोरेट टैक्स 30%। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो भाई इंडिफरेंस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल कैपिटल है 9 करोड़, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट पोर्शन को 12%, ये निकल के आ जाएगा 1 करोड़ 8 लाख। 1 करोड़ 8 लाख यही आंसर हो जाएगा। और इसका मैं आंसर यहाँ सॉल्यूशन दे रखा हूँ। इसको देखो, बुक में भी इतना ही निकला ना, तो आप इतना लंबा तरीके से सोल्व करो और मेरे सिंपल मेथड से सोल्व करो, एज पर योर चॉइस। मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। चलो तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लिवरेज पूरा कंप्लीट हो गया होगा एमसीक्यूज के माध्यम से। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।